अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दिल दरिया। बहुत ही अच्छा नावल है, इसे आयशा अफरीदी ने लिखा है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। मैं साहिल हूँ तेरी खुदादार, दे दे मुझको मोहब्बत का किनारा, ये मेरी आखिरी ज़रिया मोहब्बत का मनारा। तू ही मोहब्बत दरिया सा दरिया, तुझे ही होता है शुरू ये कारवां मेरा, तुझ पर ही ख़त्म होता है ये जहाँ मेरा। तू वही बसेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही मोहब्बत सा दरिया। तुझको देखूँ मैं कलब के अक्स में, तुझको पालूँ मैं एक हीरे की तरह, तुझ में समाओ जाऊँ लहरों की तरह। तू ही मोहब्बत दरिया सा दरिया, तू ही आंखों का तारा मेरा, तू ही रोशन सितारा मेरा, तू ही चमकता मुकद्दर मेरा, तू ही मोहब्बत दरिया सा दरिया। काश आप बेवफा ना होते तो मुझे अपनों के सामने शर्मिंदगी ना होती। काश आपने मेरा साथ दिया होता। अफसोस मुझे अपने आप पर है कि मैंने कैसे इंसान के लिए अपनों को ठुकराया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे रसवा होने से बचा लिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। वो बेड पर लेटी फैमिली फ़ोटो को देख रही थी, इससे अनजान के उसके दादा जान कब से दरवाजे में खड़े उसे देख रहे थे। मेरी बेटी क्या सोच रही है कि अपने दादा को नहीं देखा। वो जल्दी से उठी गई। अरे दादा जान कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने बड़ा मुश्किल खुद को नॉर्मल किया, पर वो भी उसके दादा थे, कैसे ना समझते। दादा जान उसके साथ ही बैठ गए। बेटे भूल क्यों नहीं जाती पुरानी बातें। उसने सर सी आप भरी। दादा जान कुछ यादें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि इंसान चाह कर भी नहीं भूल सकता। दादा जान ने दुख से अपनी लाडली को देखा। एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। दादा जान ने उसे समझाने की कोशिश की। दादा जान जाने दें, आप भी कोई इन बातों में लग गए हैं, चलिए चाय पीते हैं। वो सिर्फ इनका ध्यान हटाना चाह रही थी माजी की तलख हकीकत से, जिसमें वो कामयाब हो गई। दादा जान क्या मैं अंदर आ जाऊँ, उसने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। आ जाओ बेटी, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है। वो कुछ कंफ्यूज सी थी। दादा जान देख कर जान गए थे। क्या बात है बेटी, किसी से ने कुछ कहा है आपसे। उसने इनकार में सर हिला दिया। तो फिर क्या बात है मेरा बच्चा, बताओ जल्दी से। दादा जान मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, उसने हिम्मत करके कह दिया। दादा जान सोच में पड़ गए। अच्छा बेटे, मुझे कुछ वक़्त दो, मैं हमीद से बात करता हूँ। वो खुश हो गई क्योंकि दादा जान उसकी बात कभी रद्द नहीं करते थे। थैंक यू दादा जान, आप बेस्ट दादा जान हैं। बस बेटे, अब ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ। दादा जान ने हंसकर कहा, तो साथ में वो भी हंसने लगी। बाबा आप मुझे बुलाया, हमीद साहब ने अंदर आते हुए कहा। हाँ हमीद, आओ तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हमीद साहब वहीं उनके साथ सोफे पर बैठ गए। जी बाबा बोलिए। हयात बेटा पढ़ने बाहर जाना चाहती है और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसे वक़्त चाहिए पहले जैसा बनने के लिए, ठीक होने के लिए। ठीक है बाबा, जैसे आपको ठीक लगे। अबैदुल्ला साहब और हमीद साहब दोनों के लिए वो हयात बहुत अजीज़ थी। हमीद साहब ने घर में सबसे बात कर ली थी, सब राज़ी हो गए थे। कल उसने निकलना था। वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अंदर आ जाऊँ। अरे दानिया आओ ना, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। दानी ने उसकी किताबें बैग में रखते हुए कहा। नहीं दानिया, रहने दो, मैं कर लूँगी। हयात मेरी जान, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। दानी ने हयात के हाथ पकड़कर गुलगेज लहजे में कहा। नहीं दानी, किसी की भी गलती नहीं थी, बस किस्मत की बात है। दानी ने उसे देखा जिसकी आंखें ज़ौक़ से सुर्ख हो रही थी। उसने दिल से उसके लिए दुआ की तो उसकी प्यारी दोस्त पहले जैसी हो जाए। सब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। दादा जान की आंखों में नमी थी। वो कभी भी उससे दूर नहीं गई थी। ये पहली बार था। फ्लाइट का टाइम हो गया था। वो सबसे मिल रही थी। मामा उसे हिदायत दे रही थी कि अपना ख्याल रखे, लेकिन रखने के लिए सब उदास थे। कभी भी वो इनसे अलग नहीं हुई थी। सबको अलविदा कलमात देकर वो रोना हो गई। जहाज़ में बैठकर वो माजी को सोचने लगी, कैसे उसके एहसास को, उसकी मोहब्बत को कदमों तले रोन दिया था। सिर्फ ये कि कह के तुम मेरे लायक नहीं। उसे सब याद आ रहा था, वो कैसे शौक चंचल हुआ करती थी।
कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ लम्हे, कुछ वादे, कुछ नाम, कुछ तारीखें, कुछ दिन, कुछ रातें, कुछ मोड़, कुछ रास्ते, कुछ रंग, कुछ मौसम, कुछ बरसातें, कुछ हाथ, कुछ दामन, छोड़कर भी छोड़े नहीं जाते, भुलाकर भी नहीं भुलाए जाते। उसने कहीं पढ़ा था, आज उसे मालूम हुआ कि ये सच है। वो भी तो भूल नहीं पा रही थी वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ। उसकी मोहब्बत, उसकी फैमिली, उसके भाई का प्यार, उसका मान, उसकी मासूमियत, उसका बचपन, सब उसे छीन गया। उसने तो मोहब्बत की थी, किसी को टूट कर चाहा था, बदले में क्या मिला उसे? ज़ख्म, वो ज़ख्म जो उसका इस कांच सी गुड़िया को तोड़कर दिया गया, जो उसके ही साथ से क्यों किया उसके साथ ये? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, सब गवाह थे कि वो कितनी पाक है। फिर उस पर क्यों लगाया वो इल्ज़ाम जो उसने किया ही नहीं? वो यादें जिसे उसे याद आईं, वो टूट के बिखर जाती, फिर अपने ही हाथों से अपनी ज़ात के टुकड़े उठाती। और पता है आपको, सबसे मुश्किल अज़ियत वाला काम भी यही है कि पहले बिखरो, फिर खुद ही जुड़ो फिर बिखरो। और यहाँ इसमें इंसान मजबूत हो जाता है। वो भी हो गई थी अब हयात हमीद, वो वाली हयात नहीं थी जो ज़रा सी आवाज़ से कांप जाती थी। वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी। ये तो मजबूत सी हयात थी जो इस वक़्त से, इस शख्स से, इसके वादों से, उसकी झूठी कस्मों से, हर एक इस पल से जो उसके साथ गुज़रा था, नफ़रत करती थी। वो भूलना चाहती थी सब कुछ। इस वजह से वो यहाँ आई थी, लंदन, जहाँ भाग-दौड़ थी। वो भी इतना ही भागना चाहती थी कि सब पीछे रह जाए। हम हयात हमीद लंदन के एक हॉस्टल, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस में रहने आई थी, जो लंदन के एक इलाका क्लैप्टन क्लैप्टन डेटॉन रोड पर वाक़या था। उसके कमरे में 2 बेड थे, साइड पर वॉशरूम था। कमरा बहुत ही खूबसूरत और नफ़ीस था। हॉस्टल में चमकता था, बहुत ही खूबसूरत कैंटीन था, साफ़-सुथरा। हॉस्टल बहुत ही बड़ा था। दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। हॉस्टल में बहुत स्टूडेंट थे, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, हर मज़हब के लोग तालीम की गर्ज से आते थे। वो अपनी अलमारी में चीज़ें रख रही थी जब दरवाज़ा धड़ाम से करके खुला। उसने नागवारी से आने वाले की तरफ देखा। ब्लू जीन्स पर ब्लैक कुर्ता पहने, टेल पोनी किए, साफ रंग वाली लड़की आंखों में शौकीली अंदर आई। हे, आई एम अलीज़े खज़र। अलीज़ा ने हाथ आगे किया तो हयात ने उसका हाथ थाम लिया। हल्की सी स्माइल्स के साथ कहा, आई एम हयात हमीद। वाओ, नाइस नेम। अलीज़ा ने दिल से तारीफ की। थैंक यू। हयात ने आहिस्ता से कहा और काम करने लगी। एलिज़ा ने हयात को देखा तो उसे लगा ये इसी शहर की है, उसे उर्दू नहीं आती होगी। अब इस अंग्रेज़ के साथ रहकर करूँगी। एलिज़ा, तेरी किस्मत ही फूटी है। एलिज़ा ने खुद को एक थप्पड़ मारा और अपना आप से उलझ रही थी, अपने आप से उलझ रही थी। यार ये सब देख रही थी और उसकी बातों से महसूस हो रही थी। अलीज़ा, मैं मुस्लिम हूँ और उर्दू बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार ने हंसते हुए कहा। अलीज़ा की आंखों में पहले वाली चमक आ गई। खुशी होते हुए बोली, शुक्र है आपको उर्दू आती है। मुस्लिम का तो नाम से पता लग गया। मैं ना बहुत चिढ़ती हूँ इंग्लिश से, तो इसलिए। अलीज़ा ने मुंह बनाकर कहा तो हयात की खिलाई। हयात, आप जब हंसती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं। अलीज़ा ने कहा तो हयात की आंखों में एकदम से हैरानी आ गई। वो भी तो हमेशा यही कहते थे। हयात ने बमुश्किल संभाली की और अपने काम में लग गई। अलीज़ा भी काम करने लगी। शाम का अंधेरा पड़ रहा था जब वो दोनों काम से फारिग हुई। अलीज़ा तो लेट गई और हयात फ्रेश होने चली गई। हयात ने पिंक कलर का लूज़ शर्ट पहना था, साथ में ब्लैक कलर का पजामा, बाल खुले छोड़े थे और बाहर आकर बैठ गई। माज़ी कितना बुरा लफ्ज़ है उसके लिए, कितनी अज़ियतनाक। पर वो अब ये सब सोचना नहीं चाहती थी। इस वजह से अपना ध्यान हटाने के लिए इधर-उधर देखने लगी। सामने से अलीज़ा आ रही थी। यार मैं यहाँ के कैंटीन से कुछ नहीं खा रही। क्यों, क्या हुआ? यार क्या पता हराम है या हलाल। अलीज़ा ने मुँह बनाकर कहा। उसे भी लगा वो ठीक ही कह रही है। अच्छा चलो, मैं अभी नूडल्स वग़ैरह खा लेंगे, कल शॉपिंग के लिए चलेंगे। मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं और खाने के लिए भी चीज़ें खरीद लेंगे, फिर खुद ही किचन में बना लिया करेंगे। अलीज़ा हाँ कहकर उसके साथ कैंटीन चली गई। रात देर तक दोनों बातें कर रही थी। एक ही दिन में दोनों बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। अगली सुबह अलीज़ा जल्दी जागी। उसने हयात को भी जगाया, ये कहकर कि मुझे भूख लगी है और यहाँ की चीज़ें नहीं खानी। हयात जल्दी से तैयार होने लगी। रेड कलर की शर्ट के साथ ब्लू कलर का पैंट पहने, बालों का जूड़ा बनाया, बिल्कुल सिंपल भी। वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। और अलीज़ा मैडम ने येलो कलर के पैंट और लाइट कलर के शर्ट के साथ खुले बाल छोड़े थे और हल्का सा मेकअप किया था।
हयात ने उसे देखा तो अपना टाइम याद आया जब वो सब शॉपिंग पर जाते थे, तो ये इतना सारा मेकअप करके करती के भाई कहते ट्रेन लग गई, और आज उसे सर सी आ भरी और यादों से जान छुड़ाने के लिए अलीज़े से बातें करने लगी। अलीज़े, इतना मेकअप क्यों ही करता है क्या? हाँ जी, अब हर कोई तुम्हारी तरह प्यारा तो नहीं होता ना, तुम्हारी तो नेचर ब्यूटीफुल है, हम बेचारे तो तुम्हारी तो नेचुरल ब्यूटी है, तो हम बेचारे लोग आर्टिफिशियल से काम चलाते हैं। अलीज़ा ने एक अदा से कहा, बस बस ड्रामा कोई इतनी खूबसूरत तो हो, और क्या चाहिए? याद ने घूर के कहा तो वो दोनों हंसने लगी। मॉल में जाते ही दोनों जल्दी जल्दी शॉपिंग करने लगी, क्योंकि दोनों को भूख लगी थी। जैसे ही शॉपिंग पूरी हुई वो बाहर निकलने लगी जल्दी में। याद आगे जा रही थी, अलीज़ा पीछे। एकदम से अलीज़ा ने चीख लगाई। याद ने पीछे याद ने पलट के पीछे देखा। आगे से एक लड़का आ रहा था जो याद के साथ बहुत बुरी तरह से टकरा गया। अलीज़ा ने भी देख लिया था, वो भी आ गई, और लड़का सन ग्लासेस उतारते हुए माजरत करने लगा। याद इस सो के कह के जाने लगी कि अलीज़ा ने उसे खींच लिया। मैडम, क्या इट्स ओके? किसके ये जानबूझ कर टकराया? ओ मिस्टर, कोई बंद शॉपिंग मॉल में सन ग्लासेस पहनता है, तभी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? फ्लर्ट कर रहे हो मेरी फ्रेंड से? अयात ने अपना सर पीट लिया। वो लड़का खूंखार नज़र से अलीज़े को देख रहा था, बदले में अलीज़े भी वैसे ही देख रही थी। इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, अयात ने सॉरी कहा और अलीज़े को खींच कर बाहर ले गई। अलीज़े की बच्ची, ये क्या किया क्या था, और तुमने चीख क्यों मारी? अयात बाहर आते ही अलीज़े पर बरस पड़ी। अलीज़े ने सर नीचे किया क्योंकि उसकी गलती थी, और वो मनमनाने लगी। यार, वो शॉपर भारी था कि इस वजह से मैंने चीख मारी। उसके स्टाइल पर अयात को हंसी आई, और अयात के साथ अलीज़े भी हंसने लगी। अयात, वैसे वो लड़का कितना हैंडसम था, उसकी आंखें कितनी प्यारी थी। अलीज़े फिर पटरी से उतरने लगी। अयात ने उसे घूरी से नवाजा तो वो चुप कर गई। जैसे वो लोग हॉस्पिटल आए, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह वो जैसे वो लोग हॉस्टल आए, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी, तो अलीज़ा ने कहा, यार मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सिवाय चाय बनाने के और नूडल बनाने के और कुछ नहीं आता। अलीज़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मेरा भी यही हाल है। अयात ने कहा तो अलीज़ा को सदमा लगा। क्या सच में? हम क्या करेंगे? अलीज़ा को रोना आया। कोई बात नहीं, इंटरनेट से सीख लेंगे। फिर दोनों ने मिलकर खाना बनाया। जैसे ही दोनों खाना खाकर लेटी, अलीज़ा कहने लगी, अयात को लड़का याद आ रहा है, कितना प्यारा था। उसने कितना पर ज़ोर देकर कहा, इतना भी प्यारा नहीं था, और अगर था तो अगली बार मुझे तो कहूँगी मेरी दोस्त को आप पर क्रश हुआ है, अब आप इससे शादी कर लें। वो जो उतने गौर से सुन रही थी, आखिर में चीख पड़ी, अस्तगफुरुल्लाह, क्या बक रही हो? अलीज़ा अच्छा खासा बुरा मान गई। अयात हंसने लगी, तुम तो ऐसी चीखी जैसे तुम्हारा भाई हो। हाँ, कभी शोहर तो कभी भाई बना देती हो। उसने मुँह बनाकर कहा। अच्छा अलीज़े, तुम इस लड़के से उर्दू में क्यों बातें कर रही थी? हयात को वाली बात याद आई जब अलीज़े उस लड़के से उर्दू में बात कर रही थी। उसकी शक्ल से लग रहा था उर्दू स्पीकिंग है। हयात ने सर हिलाकर अच्छा कहा, अब और बातें नहीं, चलो सो जाओ, कल यूनिट भी जाना है। हयात ने लाइट ऑफ करके कहा, और दोनों सो गईं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? वो नींद में काँप रही थी और रुक रुक के बोल रही थी। अलीज़ा मोबाइल में गेम खेल रही थी। याद की आवाज़ पर उसे हैरान होकर देखने लगी थी। जब समझ आई तो वो नींद में बोल रही है, तो उठकर लाइट जलाई और उसे जगाने लगी। याद, उठो, क्या हुआ है? ये लो पानी पियो। उसने याद को पानी पकड़ाते हुए कहा। उठकर बैठने लगी, कुछ शर्मिंदा थी कि अलीज़ा को जगा दिया। हयात, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हयात ने नहीं में सर लाया। हयात सीरियस होकर देखने लगी, क्योंकि अलीज़ा बिल्कुल सीरियस थी। क्या तुमने ख्वाब में इस लड़के को देखा जो मॉल में मिला था? अलीज़ा ने आखिर में शौक होते हुए कहा, और याद की सारी शर्मिंदगी जाती रही। और किससे के एक थप्पड़ अलीज़ा के कमर पर मारा। पागल लड़की, याद ने घूर के कहा। हाय अल्लाह, कितना भारी हाथ है तुम्हारा, याद की बच्ची। अलीज़ा ने एक्टिंग के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, तो याद हंसने लगी। चलो अब इसी स्माइल के साथ कहो, क्या बात है जो ऐसा ख्वाब देखा? हयात के चेहरे पर वीरानी आ गई, जो अलीज़ा से छुपी ना रह सकी। अलीज़ा, छोड़ो ना यार, टाइम देखो, 3 बज रहे हैं। हयात ने टालना चाहा, क्योंकि उसके लिए ये सब याद करना बहुत ही अजियतनाक था। बस करो, कौन सा तुमने अभी सोना है? वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसलिए मैडम जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, बहन हूँ। अलीज़ा की बात पर हयात की आंखों में आंसू आ गए। रोना बंद करो, चलो बताओ, अलीज़ा ने हयात के हाथ पकड़कर कहा, तो हयात से शुरू से बताने लगी। अब्दुल्ला साहब के 2 बेटे थे और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम रहीम था, और फिर बेटी थी सूफिया, और छोटे बेटे का नाम हमीद। हमीद के पैदा होते ही अब्दुल्ला बेगम गुजर गई।
और अब्दुल्ला साहब को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, पर उन्होंने बच्चों को के लिए खुद को संभाल लिया और कभी भी दूसरी शादी का नहीं सोचा। उनके बच्चों में बहुत फ़र्क था। हनीम बहुत सुलझे हुए मगर शकील इंसान थे, है और गुस्से की ज़रा तेज़, जबकि बहन शोक मजाज सी चंचल सी थी लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, और हमीद बहुत ही धीमे मजाज का था, जो सबका लाडला भी लेकिन बहुत डरपोक था। वक़्त का काम था गुज़रना, तो गुज़र गया और उनके बच्चे बड़े हो गए थे। हनीम क्योंकि शक्की था तो वो बहन पर हर बात पर पाबंदी लगाता, जबकि हमीद बहन के बगैर एक पल नहीं गुजारता था। और सुफिया को भी बहुत अजीज़ था। रहीम की स्टडी पूरी हुई तो अब्दुल्ला साहब के साथ बिजनेस संभालने लगे। हमीद उसको स्कूल जाता था और सूफिया कॉलेज जाने लगी। सूफिया बहुत खूबसूरत थी, साफ रंगत, गहरे ब्लू आंखों जिसमें हर वक्त शौकी होती थी। इसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लगती। कमर तक आते लंबे घने बाल जिसे वो हर वक्त खोले रखती थी। स्माइल सिर्फ मल नॉर्मल कद वाली, आसमान से उतरी पड़ी लगती थी, जहाँ से गुजरती हर देखने वाले को पलटने पर मजबूर करती। और उससे अपनी खूबसूरती का इल्म भी था, इसलिए थोड़ा गरूर भी था। और नखरे भी। कॉलेज में भी जाते ही उसकी आंखों खूबसूरती के चर्चे होने लगे और पूरा कॉलेज उसका दीवाना हो गया। लड़के मरते थे उससे दोस्ती के लिए, लेकिन वो किसी को आंख भर के ना देखती। एक दिन वो कैंटीन में बैठी दोस्तों से बातें कर रही थी कि निदा, सूफिया की दोस्त ने उससे हिलाया। वो देखो यार कितना हैंडसम है। उसने पलट कर देखा तो देखती रह गई। गहरी काली आंखें। उसने वो देखा ही नहीं कहीं, क्योंकि उसे लगा वो इन आँखों में डूब जाएगी। कोई है ये कौन है ये हीरो? पहले तो देखा नहीं। उसकी एक और दोस्त बोली, खिज़र खान इधर आओ, खिज़र खान इधर आओ। किसी ने उसे पुकारा तो सूफिया ज़ेरे लब बोली, खिज़र खान। वो अब उसके ने शिकवा कर रहा था कि कितना ढूंढा तुम लोगों को, सूफिया, और रखना नहीं चाहती थी। तो अपनी दोस्तों से कहने लगी, चलो यार देर हो रही है, सर फरकान की क्लास है आज। वो सब जाने लगी। सोफिया उसके बारे में सोच रही थी कि उससे अनजान कोई उसे बहुत देर से गहरी नज़रों से देख रहा था। ये कोई और नहीं, उसका होने वाला शौहर था। फिर हर रोज़ उसका सामना होता, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी क्लास में। जब उनकी नज़रें मिलती तो दोनों तो अपना आप डूबता नजर आता, मोहब्बत में फना होता हुआ। एक दिन वो चमन में बैठ के अपनी फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रही थी और सोच खजर की तरफ थी। तभी उसे पता ना चला कि वो कब उसके सामने बैठ गया। उसे होश तब आया जब खजर ने उसे पुकारा, क्या सोचा जा रहा है सोफिया जी? तो उसे इतने करीब से आवाज़ आई कि डर के मारे हल्की सी चीख निकल गई और हाफिजर ने जानदार कहका लगाया, अब तो ऐसे डर गई जैसे भूत देख लिया हो। सुफिया को पहले उसके कहका पर गुस्सा आया, फिर मजाक बनाने पर। अब आप भूत से कम तो नहीं और वैसे वहाँ से वॉकआउट किया, पर जाते हुए खिजर का कहका ज़रूर सुना। खिजर को वो परी गुस्से में और भी प्यारी और मासूम लगी। दूसरे दिन कॉलेज में नए लड़के का दाखिला हुआ और वो शक्ल से भी बिगड़ा हुआ था। सूफिया अपनी दोस्तों के साथ जा रही थी कि सामने से वो लड़का, उसका नाम मुराद था, आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। वो नागवारियत से उसे देखने लगी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमारा रास्ता, उसने गुस्से से कहा। छोड़ने के लिए तो नहीं खड़ा, उसने खवासत से हंसते हुए कहा। सूफिया की फ्रेंड्स को जाने का इशारा किया, उसके साथ ये भी जाने लगी तो उसे हाथ आगे करके रोक लिया। बस इतना सब्र था सूफिया में। उसने रुककर एक थप्पड़ मुराद को मारा। वो इस हमले के लिए तैयार न था, इसलिए गिरते गिरते संभल गया। अगले ही लम्हे उसका दिमाग घूम गया। उसने सूफिया के बालों को पकड़ लिया और अपने साथ घसीटने लगा। सारा कॉलेज ये तमाशा देख रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुराद से पंगा लेने की। सूफिया इससे अपने बाल छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। किसी ने खिजर को भी बुला लिया। उसे जैसे ही मंजर देखा, उसकी आंख का शोला उगलने लगी और जाकर मुराद को एक मुक्का मारा। वो उसके लिए अचानक हमला था, इसलिए मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। फिर क्या था, खिजर ने उसे संभलने का मौका न दिया और लातों घुसनों से उसका चेहरा बिगाड़ दिया। आह्वान करते हुए जाने लगा तो मुराद ने आवाज़ दी, ओए सुन, ये दिन याद रखना, बदला ज़रूर लूँगा, बदला बाद में लेना, पहले खड़े ठीक से खड़े तो हो जाओ, खिजर ने कहा और सूफिया का हाथ से पकड़कर ले गया। पूरा कॉलेज मुराद पर हंसने लगा और सबको घूरते और लगड़ाते हुए जाने लगा। खिजर ने सूफिया को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। दोनों में गहरी खामोशी थी, जैसे खिजर की आवाज़ ने तोड़ा। सूफिया, मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, साफ कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रहना
नहीं रहना नहीं चाहता। सूफिया बिल्कुल चुप सर झुकाए बैठी थी। किधर ने भी सारे रास्ते कुछ नहीं कहा। जब वो घर पहुंचे, सूफिया जैसे ही उतरने लगी, खजर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, और उसका हाथ छोड़ दिया। वो जैसे घर में दाखिल हुई, घर में मौज ऐसी खामोशी थी। अब्दुल्ला साहब सोफे पर बैठे हुए थे और रहीम गुस्से से कह रहा था, जबकि हमीद बाबा से चिपका हुआ था। उसने आते ही सलाम किया तो रहीम उसके पास आया। अगले ही लम्हे सूफिया के चेहरे पे एक हाथ के निशान छोड़ दिया। बाबा एकदम से उठे और रहीम को पीछे धकेला। ये क्या जाहिलाना हरकत है इब्राहिम, बच्ची है, आराम से बात करते हैं। बाबा मैंने गुस्सा होते हुए कहा। बाबा ने गुस्सा होते हुए कहा, जबकि सोफिया हैरान अपनी गलती से अनजान खड़ी थी। तो पूछिए बाबा, इससे कौन था वो जिसने उसका हाथ पकड़ा था गाड़ी में? रहीम ने कहा। तो अब्दुल्ला साहब ने सूफिया की तरफ देखा, जो जो बकायदा रोने लगी थी, और रोते हुए मुराद से लेकर फिजर तक का सारा किस्सा सुना दिया। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। रहीम ने जहरीले लहजे में कहा। तो बाबा ने आग के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसने अपने फिर क्या सोचा है सूफिया ने रोते हुए बाबा को देखा और जाने कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आई थी कि कहने लगी, बाबा मैं फिज़र से शादी करना चाहती हूँ। इसने डरते डरते कहा। जैसे ही उसका जुमला पूरा हुआ, रहीम उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब्दुल्ला साहब ने उसे रोक लिया। बेटा आप जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। सोफिया कमरे में चली गई। बाबा मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। जो शख्स हमारी इज्जत पर हाथ डालता है, उसे मैं अपने ख़ानदान में शरीक नहीं कर सकता। रहीम ने गुस्से से कहा। तो अब्दुल्ला साहब ने उसे तजिया देख और कहने लगे, मत भूलो, अगर आज वो शख्स ना होता तो सूफिया जाने किस हाल में होती। आगे उसने कुछ बोला ही ना था। बाबा कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, रहीम ने कहा। वहाँ से चलता बना। अब्दुल्ला साहब को गहरी सोच में छोड़ के। अब्दुल्ला साहब को पता था सूफिया की ज़िद का और दूसरी तरफ रहीम के गुस्से का, अफसन की शादी पर इख्तलाफ का। बाबा आप ही की शादी करवा दें खिजर भाई से, उन्होंने आप ही को इस आदमी से बचाया है, हमीद ने आहिस्ता से कहा। तो अब्दुल्ला साहब ने उसकी तरफ देखा। अगले एक हफ्ते तक वो कॉलेज नहीं गई और फिज़र पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। उसकी रातों की नींद गायब हो गई थी, पर वो इसके घर जाना नहीं चाहता था। अगले दिन वो कॉलेज गई। जब फिज़र ने उसे देखा तो लगा जैसे बरसों का बादल प्यास बुझाई है, वही चमक उसकी आंखों में लौट आई थी, और वो बगैर पलक झपके उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आई और कहा, नादिदु की तरह देखना बंद करो, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कॉलेज के चमन में। उसने झुककर सर हिलाया और सूफिया के साथ चल दी। वहाँ एक मुनासिब जगह देखी और बैठ गया। सूफिया गहरी सोच में थी, जिसे खिज़र ने महसूस किया। सूफिया आपका जो भी जवाब होगा मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, बोलिए। खिज़र ने हिम्मत करके कहा, वरना वही जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी अगर सूफिया ने इनकार किया। और मैंने ये ना बाबा से बात कर लिया है, उन्होंने कुछ वक्त मांगा है सोचने के लिए, सूफिया ने हिचकिचाते हुए बताया। खिज़र को तो पहले समझ नहीं आया, और जब वो समझ आया तो खुशी से झूम उठा। क्या सच में सूफी नेक नेम भी दिया गया? फिज़र की खुशी का कोई ठिकाना ना था। सूफी मैं आज ही बाबा जान और अम्मी जान से बात करता हूँ, उन्हें रिश्ते के लिए भेजता हूँ। सूफिया खज़र को देखकर खुश हो रही थी। लड़कियां तो होती ही मासूम हैं, औरों की खुशी में खुश होने वाली। सूफिया की ग्रे ब्लू आंखों में चमक थी। दोनों बहुत खुश थे, इससे अनजान के इसको कैसे हादसे से गुजरना होगा, और ख़ासतौर पर सूफिया के लिए तो मौत के मुतरादिफ होने वाला था। फिज़र के घर आते ही बाप के कमरे की तरफ कदम किए। बाबा जान क्या मैं अंदर आ जाऊँ? फिज़र ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। आओ मेरा शेर, तुम भी ना हमसे पूछता क्यों है? मोहम्मद खान खिज़र खान को प्यार से शेर बुलाते थे, और बहुत बहादुर भी थे, इसलिए। मोहम्मद खान को उर्दू नहीं आती थी, और कुछ थे भी पुराने ज़माने के। बाबा जान मुझे आपसे बात करनी है, पर लाला जान और अम्मी जान आ जाए फिर। अरे तुम हमको बोलो, वो लोग आ ही जाएंगे कोई भी। मोहम्मद खान ने हंसते हुए कहा। खान, एक एक तो तुम में सब्र नाम का चीज़ है ही नहीं। जब बच्चे ने बोला तो सब्र कर लेता। रुखसाना बेगम ने अंदर आते हुए कहा। हाँ खैर, शेर का अम्मी पठानों में सब्र किधर से आ गया? मोहम्मद खान ने कहका लगाते हुए कहा। उनके घर का माहौल ऐसा ही था, हर वक्त मस्ती मजाक। ये लोग अपनी इस दुनिया में बहुत खुश थे। इनमें सिर्फ खिज़र का भाई यूसुफ खामोश था, क्योंकि उसकी खिज़र में जान बसती थी, और आज उसे वो बहुत खामोश लगा। खिज़र क्या बात है जो इतने खामोश हो? यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, जिस पर खिज़र ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली, और बहुत खुश था आज वो। पर दूसरी तरफ से उसे डर भी था, क्योंकि वो पठान थे जो कि गैरों में शादी नहीं करते।
उसे डर था कि बाबा जान इनकार ना कर दें। बोल ना खिज़र, किस लिए हम लोगों को बुलाया? रुखसाना बेगम ने बेटे को चुप देखा तो कहा, बाबा जान आप लोग चाहते थे कि लाला जान बाबा जान आप लोग चाहते थे लाला जान के साथ मेरी भी शादी हो जाए। खिज़र ने सोचते हुए कहा, हाँ बच्चे, ये तो हम सब की ख्वाहिश है। मैं मरने से पहले तुम लोगों का शादी देखना चाहती हूँ। रुखसाना बेगम ने खुशी होते हुए कहा, तो फिर मैंने क्या सोचा है? फिर तुमने क्या सोचा? यूसुफ किसी हद तक तुम समझ गया था। लाला जान, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पठान है वो लड़की। अब की बार मोहम्मद खान ने कहा। नहीं बाबा जान, तो फिर भूल जाओ उससे शादी करना, हम हरगिज़ राज़ी नहीं हैं। मोहम्मद खान ने सख्ती से कहा। वो मर सकते थे पर पठानों के अलावा शादी का नहीं सोचते। बाबा जान, मैंने इससे वादा किया है। खिज़र ने आहिस्ता से कहा कि हम और कुछ ना सुने। एक बार कह दिया ना तो समझ जा, हमको गुस्सा ना दिला। खिज़र की आंखों में वीरानी आ गई, जैसे यूसुफ ने महसूस किया। बाबा जान, एक बार मिल लेते हैं, देख लेंगे अगर ख़ानदान अच्छा। यूसुफ, एक और लफ्ज़ हम तुम्हारे मुँह से ना सुने। एक बार जो कह दिया बस। मोहम्मद खान ने डाल के कहा तो सब अपनी जगह सहम गया, सिवाय खिज़र के। वो नहीं डरता था, इस वजह से मोहम्मद खान उसे शेर बोलते थे। बाबा जान, आपका हुक्म सराखों पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सुन रहा है यूसुफ, तुम इस लोगों ने इसे सच चढ़ाया है। खिज़र ने जाते हुए कहा। तो मोहम्मद हर खान ने गुस्से से कहा, बाबा जान बच्चा है, मैं समझा दूंगा। समझा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। जी बाबा जान, कहकर यूसुफ भी कमरे से निकल गया। और रुखसाना बेगम को फिर से टेंशन होने लगी, क्योंकि दोनों बाप बेटे ज़िद्दी और गुस्से में एक जैसे थे। क्या यार, तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मिली, पठानों से मोहब्बत नहीं कर सकता था? यूसुफ ने थके हुए लहजे में कहा। वो भी थक गया था उनके इस जिद से। हाँ, मुझे पता था ना कि मोहब्बत होने वाली है, फिर मैं मोहब्बत को कहता। बहन तुम रुको, पहले मैं पठान लड़की देख लूँ, फिर हो जाना। खिज़र ने जल भून के कहा। और यूसुफ का जानदार कहका बुलंद हुआ। तो जनाब अब क्या करें? इस बार बाबा जान तुम्हें नहीं मानने वाले, ये उनकी कमज़ोरी है, जानते हैं। हाँ जानता हूँ लाला जान, आप कुछ करो ना। फिजा ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। भाई इस बार नहीं, तुम्हें पता तो है वो नहीं मानने वाले, और उनके वालिद ने टाइम मांगा है, थोड़ा इंतज़ार करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर लेंगे। फिजा ने हाँ में सर हिलाया, उसे यकीन था बाबा जान हमेशा की तरह मान जाएंगी, जो इस बार गलत साबित होने वाला था। मोहम्मद मोहम्मद खान के दो बेटे थे, यूसुफ और खिज़र। दोनों ही बहुत खूबसूरत और ज़हीन थे, पर खिज़र बाप का लाडला, क्योंकि वो बाप पर गया था। दरेर, ज़ैदी और गुस्से वाला, दोनों की आपस में बहुत बनती थी, पर हर वक्त बहुत सीरियस हो जाते थे। यूसुफ की मंगनी मोहम्मद खान के बचपन के दोस्त की बेटी के साथ हो गई थी, और शादी भी जल्दी होने वाली थी, पर खिज़र के लिए लड़की पसंद कर रहे थे। उनका ख्याल था कि दोनों की शादी एक साथ कर लेते, पर खिज़र हर रिश्ते से इनकार करता, और आज वो किसी लड़की के लिए राज़ी हुआ तो भी तो वो पठान नहीं थी। मोहम्मद खान को यकीन था कि खिज़र हार मानने वालों में से नहीं, पर इस बार वो भी ज़िद पर अड़ गया। कई दफ़ा बैठे बैठाए अचानक दिल इतना उदास हो जाता कि किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती, कोई ख्वाहिश पूरी होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ खाने पीने का भी दिल नहीं करता, बस दिल चाहता है बंदा कमरे में बैठे रहें और हमारी तन्हाई में कोई खलल ना डाले। इस सब की वजह ये होती है कि हमारे अपने महज एक अपनी अना की तस्कीन में और हमारे मौजूद नेमतों से हसरत करते हुए जानबूझकर हमारा दिल दुखाते हैं। हमारी छोटी से छोटी बात में भी तनकीद के पहलू निकाल कर हमें नीचा दिखाते हैं, ये जानते हुए कि हम सब से हमें कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी, ये जानते हुए कि इनकी इस घटिया हरकत से हम खुदा हमें मिली हुई नेमतें नहीं लेगा छीन नहीं लेगा। यही हाल सूफिया का भी था। कमरे में खुद को बंद कर लिया था। अब्दुल्ला साहब सब महसूस करते पर कुछ नहीं कहते। इन दिनों सूफिया कॉलेज नहीं जाती, खिज़र के कॉल का इंतज़ार करती। फिर एक दिन उसकी कॉल आई। खिज़र ने सब सच सच बता दिया सूफिया को, और साथ में ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सूफी की जान पर बन आई, उसे लगा वो उसे छोड़ देगा। खिज़र, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, सूफी ने रोते हुए कहा। सूफी, चुप हो जाओ, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो हम चुप करके निकाह कर लेंगे। सूफिया को लगा उसने कुछ गलत सुना है क्या। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे पता है ये गलत है, पर अब क्या करूँ, गुनाह है, बाप बाप की नाफरमानी पर खुदकुशी से अच्छा है ये है कि नकाब है। सूफिया को लगा वो गलत कह रहा है, पर उसके बगैर रहना नामुमकिन था, इसलिए ठीक है, पर अभी तो बाबा जान ने जवाब नहीं दिया, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ सूफी, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। तो उन्होंने दिल में दुआ की अपने अच्छे नसीब की। अनजान थे आने वाले वक्त से। यूसुफ ने रुखसाना से सब ने मोहम्मद खान को समझाया, पर वो ना माने, वो अपने फैसले पर अटल थे। दूसरी तरफ रहीम खिज़र के
खिज़र के ख़िलाफ़ सबूत ढूँढने रहे थे, जबकि अब्दुल्ला साहब ने सोच लिया था कि क्या करना है। शाम के वक़्त रहीम के आते ही अब्दुल्ला साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ रहीम, आओ। मैं जानता हूँ हमें बच्ची की बात मान लेनी चाहिए। किसी से तो उसने शादी करनी है, तो फिर पसंद की जगह में क्या मसला है? बाबा, मैं नहीं चाहता कि मैं इनकार करूँ आपके फ़ैसले पर, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि सूफिया अपने फ़ैसले खुद करे। हम जिंदा हैं अभी। रहीम ने कहा। रहीम, तो क्या हर्ज है इस रिश्ते में? इस्लाम ने इजाज़त दी है पसंद की शादी की, क्यों तुम बेवजह ज़िद कर रहे हो? ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं कहता जो आपको सही लगे। रहीम ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद अपने कमरे में चला गया। अब्दुल्ला साहब ने सूफिया को पहले ही कह दिया था कि कल खिज़र को खाने पर बुलाए। सूफिया सुबह से किचन में लगी हुई थी खाना बनाने में। वो आज बहुत खुश थी। आने वाले कल से अनजान जल्दी जल्दी खाना काम ख़त्म कर रही थी। बीजान, अब तैयार हो जाओ, मेहमान आते होंगे, उनकी मुलाजमा ने कहा। खिज़र ने के साथ ये सब भी आने वाला था। वो तैयार होने गए, इतने में मेहमान आने की खबर हुई। वो भी नीचे आ गई थी। वो दुआ कर रही थी कि किसी तरह बात बन जाए। दूसरी तरफ फिज़र और यूसुफ़ को उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी लगी। अब्दुल्ला साहब उनसे घर और काम के बारे में पूछ रहे थे। बाकी सब खामोशी से सुन रहे थे। यूसुफ़ खान अपने गाँव के बारे में सोच रहा था। बेटा, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ अब हम बड़े मिलकर बात करें। आप अपने वालिद साहब। अब्दुल्ला साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर सारी बात बताई कि वो क्यों राज़ी नहीं हो रहे हैं। अब्दुल्ला साहब सोच में पड़ गए। देखिए जनाब, हम हरगिज़ नहीं मानेंगे कि मेरी बहन एक ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी इज़्ज़त ही ना हो। रहीम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और वो फट पड़ा। रहीम, खामोश रहो, मेहमान हैं ये हमारे। बाबा, मेहमान होंगे आपके लिए। मैंने पहले ही कह रहा था कि ये जगह ठीक नहीं। रहीम ने दबे दबे गुस्से से कहा। अंकल, हम बाबा से बात करेंगे, वो मान जाएंगे। यूसुफ ने माहौल में खिंचाव देखते हुए नरमी से कहा। अगर आपके बाबा ना माने तो? हमीद ने पहली बार कुछ कहा था, क्योंकि उसके लिए अपनी बहन की खुशी अजीज़ थी। वो ज़रूर मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा। किसी ने कुछ जोश से कहा। देखो बेटा, हम अपने घर वालों को नाराज़ करके आप लोगों से रिश्ता के लिए राज़ी हो गए हैं। अगर आपके वालिद ना माने तो फिर हम फिर कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला साहब ने दो टोक लहजे में कहा। उन्होंने रुखसत किया। फ़िज़र और सोफिया पर टेंशन में थे कि अब क्या होगा, जबकि रहीम मुतमईन था कि अब कुछ नहीं होगा। घर आकर दोनों भाइयों ने मोहम्मद खान को बहुत कायल करने की कोशिश की, पर वो ना माने और खिज़र ने उनसे लड़ाई की। इसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद खान ने खिज़र को घर से निकलने की धमकी दी और खिज़र तो था ही जज्बाती, सो घर से निकल गया। सूफिया को कॉल पर सब बता दिया, साथ में ये भी कह दिया कि अब मेरा साथ दोगी या नहीं। लड़कियां तो होती हैं मोहब्बत में घुंडी हुई। सूफिया भी प्यार पर मर मिटने वाली थी, सो मान गई। खिज़र ने कल उसे एक जगह पर मिलने बुलाया था। उसने सब समझाकर वो कॉल बंद कर चुका था। सूफिया गहरी सोच में थी कि कल क्या होने वाला है था। क्या ये सब उसके लिए ठीक था या वो गलत कर रहे थे? वो सबको नाराज़ करके खुश रह पाएगी या सच में इस मोहब्बत में इंसान इतना बुरा भूल जाता है, अपना अच्छा बुरा भूल जाता है? हकीकत है कि मोहब्बत करने वाले सब पर कफन बांध के निकलते हैं। वो भी निकलने वाले थे। क्या होगा उनके साथ ऐसा या वो होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो सुबह जल्दी उठ गई थी। नमाज़ पढ़कर जैसे ही फारिग हुई, उनकी मुलाजमा आ गई। बीजान, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, आती हूँ। वो डर गई थी, दिल में पहले ही चोट था। अब्दुल्ला साहब ने के घर में के कमरे में दाखिल होने से पहले उसने दस्तक की। बाबा, आ जाओ। आओ बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। वो उनके साथ ही सोफे पर बैठ गई और उनकी तरफ देखने लगी जो गहरी सोच में थे। कोई बाबा, कोई मसला है? हाँ सूफी, तुमने बहुत मुश्किल में हमें ला खड़ा किया है। वो समझ गई थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं। सूफिया, मैंने तुम्हारे भाई को राज़ी कर लिया था, पर मसला हमारी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से है। हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़का है, उसने रहीम को तुम्हारे और खिज़र के बारे में और कुछ बताया है, इसलिए वो अब किसी हाल में नहीं मानेगा। अब हो सके तो भूल जाओ ये सब। बाबा ने गोया इस पर बम फेंक दिया था, तो क्या उसके घर वाले उसके बारे में ये सब सोचते हैं? क्या वो यकीन करते थे किसी पराये पर? बल्कि आप आज उसके बाबा की आंखों में भी वो प्यार, वो अपनायत नहीं थी। तो क्या मुझे फिज़र की बात मान लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों तुम्हारी अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है? उसके अंदर से आवाज़ आई। सूफिया, तुम गलत कर रही हो। किसी को दुख करके खुशियाँ नहीं मनाई जाती। उसके अंदर से एक और आवाज़ आई। तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ? ये भी तो मुमकिन नहीं। मैं मर जाऊँगी। जल्दी करो सूफिया, फिज़र तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर से एक आवाज़ आई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा ताकि ये आवाज़ बंद हो जाए, जो कि एक उसकी ज़मीर की आ रही थी और दूसरी उसकी अपनी आवाज़ थी जो कि शैतान उससे करवा रहा था। इतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। फिज़र कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने जल्दी से कॉल अटेंड की।
सूफिया कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिजर की बेचैन आवाज़ सुनकर उसे चैन मिल गया था। उसने सोच लिया था कि क्या करना है। फिजर से बात करके उसे समझा के कॉल काट दी और कुछ घंटों बाद वो फिजर के साथ थी। सूफिया अब्दुल्ला नहीं बल्कि सूफिया फिजर खान बन के, जी हाँ, वो निकाह के खूबसूरत बंदर में बन चुके थे। एक नए सफ़र का आगाज़ कर लिया था। दोनों ने, रुखसाना बेगम दोनों को दुआएं दे रही थी। यूसुफ ने खिज़र को गले लगकर मुबारकबाद दी। खिज़र और सूफिया बहुत खुश थे, पर सूफी को डर भी था कि क्या होगा जब उसके घर वालों को मालूम होगा। खिज़र ने सूफी को देखा तो समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने उल्का सा सूफी का हाथ दबाया, उसे हौसला देने के लिए। वो मुस्कुराई। इसी लम्हे रुखसाना बेगम ने दोनों की नज़र उतारी। गुनाह करना गलत है, पर अगर गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो वो बेहतर है। वो रब्बुल अज़ीम माफ़ भी कर देता है, जैसे कुरान पाक में है। सो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम वाला है। तो क्या अब उनकी उनकी माफ़ी कबूल होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो रहमान रहीम है। उनकी माफ़ी भी तो कबूल होने वाली थी, पर कुछ वक़्त के बाद, क्योंकि अभी तो उनकी सज़ा शुरू हुई थी। उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने तो मोहब्बत की थी, पर उनका रास्ता गलत था। उन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना कि घर वाले नहीं मान रहे थे। तो जो उनको यहाँ नहीं मिलता वो उसको इस दुनिया में मिलेगा। ये रब्बुल अल्लाह जलाल का वादा है। अपने बंदों से भी थोड़ा सब्र कर लेते, लेकिन नहीं, इंसान में सब्र कहाँ। तो अब सज़ा भी मिलनी चाहिए थी और उनका वक़्त भी शुरू हो चुका था। तो अब क्या सोचा तुम दोनों ने? यूसुफ ने दोनों की तरफ बारी बारी देखा। वो दोनों तीनों होटल के एक बहुत खूबसूरत कमरे में थे, जो रात को खिज़र ने कल से निकलने के बाद किराए पर लिया था। रुखसाना बेगम नकाह के होते ही घर चली गई थी कि कहीं मोहम्मद खान को पता न चल जाए। लाला जान, हम पहले सूफिया के घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, फिर बाबा जान से बात करेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम सही समझो, अगर मेरी ज़रूरत हो तो साथ चलूँ। यूसुफ ने हंसते हुए खिज़र को छेड़ा। अब मैं इनसे इतना भी नहीं डरता कि मैं खिज़र खान हूँ लाला जान। खिज़र ने बगैर बुरा बनाए मसनूई कॉलर झाड़े। बस बस, वो तो शक्ल देखकर ही पता चल गया। राह के बेगम के आते ही बिल्ली बिल्ली बन गए। सूफिया इस बात पर सिखलाई तो खिज़र ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा। चलो अब मैं चलता हूँ। ग्रीन सिग्नल ऑन कर दिया मेरे भाई ने। यूसुफ की बात पर सूफिया झिप गई, जबकि खिज़र ने ज़ोरदार कहका लगाया। फ़ी ईमान अल्लाह। यूसुफ ने जाते हुए खिज़र का कहका मिस नहीं किया और दिल की गहराइयों से अपने भाई के लिए दुआ की। और उसके जाते ही खिज़र ने सूफिया की तरफ रुख किया तो मैडम को बहुत हंसी आ रही थी। अब बोलो। खिज़र ने उसका चेहरा ऊपर किया तो उसकी सारी बहादुरी जाती रही। वो ना मैं कहाँ हंस रही थी, सूफिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। खिज़र ने दिल ने एक बीट मिस की। वो इस रूप में कितनी प्यारी लग रही थी, इससे पहले भी उसने देखा था, पर आज वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो ख़ास फीलिंग शायद उसके रिश्ते की वजह से थी। शायद नहीं, यकीनन ये रिश्ता होता ही बहुत खूबसूरत है। प्यार से बिना कस्में वादों का, ताउम्र साथ निभाने का, दुख सुख का, राज का, वफा का, इज्जत का, वो ये सब सोच रहा था और सूफी को मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। दूसरी तरफ सूफिया उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। खिज़र बस करे ना, चलें घर चलते हैं, बाबा से भी बात करनी है। अभी तो देखना शुरू क्या है, दिल करता है बस देखता रहूं। खिज़र ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, मैं यूँ स्टैच्यू बनी रहूँ ना? सूफिया ने गुस्से से कहा, जिस पर खिज़र ज़ोर से हंसा। चले ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रुकना। सूफिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, मिस अब हमारे निकाह में है, किसी पराए मर्द के साथ नहीं। खिज़र ने मुँह बुरा बनाते हुए कहा। खिज़र, मेरा वो मतलब नहीं है। बोलते ही हुए सूफिया ने खिज़र का हाथ पकड़ा। खिज़र ने उसका हाथ थामा और होठों से लगा दिया। सूफिया को शौक लगा और अगला जुमला मुँह में ही रह गया। उसकी लंबी घनी पलकें गिर गईं और फिर ऊपर ना उठा पाई। खिज़र को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, सूफिया को तंग करना। खिज़र प्लीज़ चलें ना, देर हो रही है। मैंने हमेशा अब आपके साथ ही रहना है, फिर कभी देख लेना। सूफिया में मनाई। खिज़र को भी इस मासूम परी पर रहम आ गया। अच्छा चलो बेगम जी, खिज़र ने हंसते हुए कहा और दोनों मीर हाउस चलने लगे, जो सूफिया का घर था। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे, नहीं पहले ही अब्दुल्ला साहब के साथ हाल में बैठे थे। रहीम को भी कभी रमीज़ ने बताया था। सूफिया ने सब की तरफ देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे।
फिर खिज़र की तरफ देखा, खिज़र ने आंखों में उसको हिम्मत दी। दोनों ने अंदर आते ही सलाम किया, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बोलो, कहाँ से मुँह काला करके आई हो? सुफिया ने तड़प कर भाई की तरफ देखा। नहीं, हमने कहीं मुँह काला नहीं किया, निकाह करके आए हैं, पाक रिश्ता है हमारे बीच। खिज़र ने दबे दबे गुस्से से रहीम को देखा तो कहा, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। सुफिया ये सब सुन रही थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। अब्दुल्ला साहब ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा। सुफिया ने बाप की तरफ से उम्मीद से देखा कि अब ये पहले की तरह कहेंगे, रहीम चुप कर जाओ, पर वो खामोश थे, बिल्कुल खामोश। सुफिया को इनकी खामोशी से खौफ हुआ, इसलिए हिम्मत करके कहने लगी, बाबा मैं बस और एक लफ्ज़ नहीं। अब्दुल्ला साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सुफिया सहम गई। मैं तुम्हारे मुंह से अब एक लफ्ज़ भी ना सुनूं। हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर क्या किया तुम? अब्दुल्ला साहब ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जिस पर सुफिया को आसमान गिरता हुआ महसूस हुआ। अंकल, इसमें सुफिया की गलती नहीं थी, मैंने ही इसे कहा था नकाह करने के लिए। खिज़र ने आस्था से कहा, बस रहने दो, मेरी अपनी ही औलाद की गलती है, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी होगी। अब्दुल्ला साहब ने अफसोस से कहा। और सुफिया को अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। इन सब के दौरान साहिब खामोश था। उसे पता था उसका बाप बेइज्जती पर मरता है, तो अब वो सूफी को कभी माफ़ नहीं करते। और ये खुश हो जाता क्योंकि उसे पसंद की शादी से नफरत थी। बाबा प्लीज़ मुझे, इससे पहले कि सूफिया कुछ कहती, अब्दुल साहब ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आगे एक कदम भी ना रुको। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए। इस बार सब ने हैरान होकर अब्दुल्ला साहब की तरफ देखा। रहीम को भी लगा कि उसने सुनने में गलती हो गई है। बाबा मैं कि कैसे बाबा मैं कैसे? सुफिया रुक रुक कर कह रही थी और आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे। रहीम उन्हें कहो यहाँ से निकल जाए और ये मुझे दोबारा दिखाई ना दे, ये कहकर वो जाने लगे, क्योंकि अब इनमें खड़ा होने की हिम्मत ना थी। सुफिया में उसकी जान बसती थी और आज उसने मुंह से उसे पराया कर दिया, पर उसके किए पर सज़ा ज़रूर थी, ताकि फिर कोई सूफिया और खिज़र ना बने। और घर वालों की बात मानने सही का रास्ता बहुत मुश्किल है, पर उसकी इस मंजिल बहुत खूबसूरत और गलत का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन मंजिल में सिर्फ कांटे हैं। बाबा आप ना जाएं, आप ही को घर से ना निकालें। हमीद ने रोते हुए कहा, जबकि अब्दुल्ला साहब अपने कमरे में चले गए। हमीद सोफिया और हमीद को रोता छोड़कर खुद वो भी रो रहे थे। दूसरी तरफ रहीम को कोई परवाह न थी। भाई बाबा को बोले ना, कैसा ना करो, करें, मैं मर जाऊंगी भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुफिया रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, और खिज़र ने उसका संभालना मुश्किल हो रहा था, जबकि रहीम उनसे के बार बार कह रहा था कि यहाँ से निकल जाओ भाई, आप ही को ना निकाल लें, अगर वापी जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। रहीम ने रोते हुए कहा और जाने लगा, जबकि रहीम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर ले जा दिया। मैं गार्ड को बोलूँगा या तुम लोग जा रहे हो यहाँ से, रहीम ने जाते हुए कहा। सूफिया और ज़ोर से रोने लगी। खिज़र ने उसे जाने का कहा, पर वो जाना नहीं चाहती थी। दोनों बहन भाई रो रहे थे और खिज़र को अपना आप मरता हुआ महसूस हो रहा था सूफिया की तकलीफ पर। चलो सूफी यहाँ से। खिज़र मैं बाबा, सूफी छुट्टियाँ के बीच कह रही थी, उससे बोलना नहीं जा रहा था। खिज़र ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला। अब्दुल्ला साहब कमरे में आकर ढह गए। आज उन्होंने मौत देखी थी, उन्हें अपनी तरबियत पर कमी लग रही थी। काश तुम आज ज़िंदा होती तो मुझे ये सब ना देखना पड़ता। वो रो रहे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि बाप की बात इतना नुकसान नहीं होता जितना माँ के बाद होता है। अगर आज उनकी बीवी होती तो शायद ऐसा कुछ ना होता। हमीद अलग रो रहा था, जबकि रहीम मुतमईन था। उनके घर से जाने के बाद उनका कुछ पता न चला। अब्दुल्ला साहब ने बहुत कोशिश की उन्हें चुप कर ढूंढने की, पर कुछ पता ना चला। वक्त गुज़रता गया और ये लोग अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गए। अब्दुल्ला साहब ने पहले रहीम की फिर हमीद की शादी कर दी। एक घर में चहल पहल रहे, इसलिए दूसरा वो इस ज़िम्मेदारी से सब दूर होना चाहते थे। रहीम की शादी के बहुत टाइम बाद औलाद पैदा हुई, 2 बेटे 1 बेटी। अफ़ान अफनान और दानिया, जबकि हमीद के 2 बच्चे थे, जुल्कुनैन अयात और दानिया। और अफ़ान दादा जान के लाडले थे और अफ़ान वापस गया था, खूबसूरत लेकिन शातिर और शकील। रहीम साहब की बीवी भी उन्हीं की तरह थी, कहते हैं ना जोड़ आसमानों पर बनते हैं, उनकी भी बनी थी। जबकि हमीद साहब की बीवी बहुत सुलझी हुई थी, सबकी इज़्ज़त करने वाली, और अब्दुल्ला साहब को बहुत अजीज़ भी थी। अब्दुल्ला साहब ने जुल्कुनैन और दानिया का निकाह करवा दिया था बचपन में ही, और अयात अफ़ान का भी करवा दिया था, पर हमीद ने मना कर दिया कि बच्चे बड़े हो जाएं फिर करना चाहा।
करना चाहा पर हमीद ने मना कर दिया कि बच्चे बड़े हो जाएं फिर करवा देंगे। इस फैसले पर हमीद और उसकी बीवी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें याद एक आंख ना भाती थी। पर अब्दुल्ला साहब के आगे मजबूर थे। उनकी नापसंदगी घर में किसी से भी नहीं छुपी थी। सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, पर अब्दुल्ला साहब और हमीद साहब को सुफिया को की याद आती थी। जब वो अयात को देखते वो बिल्कुल सूफिया के जैसी थी। घने लंबे बाल, गिरे ब्लू आंखें जिस पर हर वक्त शोखी रहती थी, साफ शफाफ रंगत, नूर कद जिसामत सी। पर वो सूफिया की तरह अपनी खूबसूरती पर गरूर नहीं करती थी, ना ही वो ज़िद्दी थी। अफान अयात से नरमी से बात करता और वो बेवकूफ़ लड़की उसे प्यार समझ बैठी और टूट कर उसे चाहने थी। अफान अक्सर अयात से प्यार का इजहार करता था और अयात यकीन भी कर लेती, पर अफान हमेशा उससे कहता था किसी पर यकीन ना करो। जैसे अयात नज़रअंदाज करती और उसके प्यार में दिन ब दिन संवरती। अफान, दानिया और अयात गहरी दोस्त थे, हर वक्त हल्ला गुल्ला करने वाले। दादा की जान बसती थी इनमें। दोनों घर के बीच एक दरवाज़ा था, गार्डन में खुलता था, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था, ताकि वो किसी भी वक्त एक दूसरे से मिल सके। पर अयात जान के कदर ज़्यादा नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी निगाहों में नफरत देखती थी। जबकि दानिया और अफान कभी भी इनसे घर टिकट नहीं जाती दिखती है, जो टपक जाते थे, क्योंकि चाचू जान और चाची सबके फेवरेट थे और कुछ अखलाक भी। और दूसरा ये कि दादा जान भी हमीद साहब के साथ रहते थे, इसलिए सब बच्चे सारा दिन इनके घर होते। यार आई अफान और दानी हमेशा उनको इस बात से छेड़ते थे, डोंट कॉल मी अयान, आई एम अयात हमीद। ओके ओके डियर, बट कैन आई आस्क यू समथिंग। अफान ने आंखें घुमा के कहा, जिस पर अयात बेख्तियार हंसी। यस श्योर। आज क्या तारीख है? अफान ने सीरियस होकर पूछा। अयात ने घूरा। व्हाट? अफान ने नासमझी से कहा। तुम देख रहे हो ना कि मैं कितना ज़रूरी काम कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं और तुम मुझे डेट्स पूछने आए हो। लंगूर, दफ़ा हो। आपने चीखते हुए कहा। अफान ने जल्दी से कानों में उंगलियां डाल लीं, जबकि दानिया शोर सुनकर यहीं आ गई। क्या हुआ यार? अभी क्या हुआ यार? अफान ने क्या कर दिया तुमने? मैंने इससे सिर्फ अयात की बात अफान की बात मुंह में ही रह गई कि दानिया ने ज़ोर से चीख मारी। कानों के पर्दे फाड़ दो, दानी की बच्ची। अयात ने नागवारी से कहा, और उसे इस वक्त इन दोनों की मौजूदगी ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, तुम जब चीखती हो तो कानों में रस घुल रहा था ना? अफान ने तंज करते हुए कहा। कभी सा इंसान। अयात ने उसे घूर के कहा। इतने में ताई जान आ गई। और मैडम, मेरे बेटे पर आंखें ना निकाल। इसे मैंने इसलिए पैदा नहीं किया कि ये तेरी बदमाशियाँ जले, और तू औरत ना बन, अपने बड़े भाई की तरह बन, जो लड़कियों को देखता भी नहीं। ताई ने पहले याद को सुनाई, फिर अफान की तरफ रुख किया। जी नहीं अम्मी, मैं इंसान हूँ, मुझे भाई की तरह नहीं बनना। अफान ने बेजारियत से कहा। उसे पता था कि अब भाई नामा शुरू हो जाएगा। हाय, तो क्या अब तेरा भाई जानवर है? अम्मी, आप भी ना इस बदतमीज़ के साथ बहस कर रही हैं, जाने दें। इससे पहले कि समीना बेगम शुरू होती हैं, दानिया उन्हें कमरे से बाहर ले जाने लगी। जिस पर अफ़ी और याद दोनों ने शुक्र अदा किया, तो समझा इस नालायक को सारा दिन पहले पड़ा रहता था, ना कोई काम ना काज और ना कुछ और। ताई जान ने जाते हुए भी खामोशी नहीं हो रही थी। याद ने सर से आ भरी कि उनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तुम कहाँ खो गई? अफान ने अयात के साथ हमने हाथ मिलाया। कहीं नहीं, अयात ने आस्था से कहा। हमारी भाई भी नाराज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दानिया ने अयात के गले में हाथ डालकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। चलो बताओ, वो दोनों किस लिए आए थे? दोनों ने एक दूसरे को देखा और पर जोर देख कर कहा, अयात, आज दादा जान की बर्थडे है। ओह हाँ, अयात ने उछलते हुए कहा। अफान ने अयात को देखा, जो खुशी से झूमने लगी थी, तो उसे इस प्यारी सी लड़की की याद आई, जिसे उसने 2 साल पहले देखा था दूसरे शहर में। फिर उसके बाद वो ना मिली। वो लड़की जब हंसती तो उसे लगता याद है क्या वो दो पराए लोगों में इतनी मुशाबत हो सकती है? वो सिर्फ सोच के रह गया। मिस्टर, ये मेरी है, अपने लिए दूसरी ले लेना। अफान उनके कमरे में आया तो दानिया और अयात आपस में लगी हुई थी, जबकि अफान अयात को देख रहा था। भाई, आपकी वाली बहुत खूबसूरत है, दूसरी कहाँ मिलेगी? अफान ने शरारत से कहा, जिस पर अफान की नगें तन गई और वहाँ से वॉकआउट कर गया। उफ, अब कितनी बार कहा है भाई के सामने ऐसा मजाक ना किया करो, वो सीरियस हो जाते हैं। हाँ नाफी, इतने दिनों बाद मसूफ का मूड ठीक था, तुमने वो भी ख़राब कर दिया। आपने मजबूरी से कहा। यार, तुम्हारे लिए भाई ठीक अफान, इनफ इज़ इनफ।
अप किसी या कितनी कितनी बार कहा है कि अब ऐसा मज़ाक ना किया करो, पर तुम हमेशा बकवास करते रहते हो यार, जैसे फट पड़ी है यार, मैं झूठ नहीं। इससे पहले कि अफनान कुछ और कहता, दानी उसे खींच कर बाहर ले गई। छोड़ो यार, क्यों नहीं समझती ये पागल, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, बहन है मेरी। जब वो नहीं समझी तो छोड़ दो ना उसे अपने हाल पर। और आज के बाद अगर तुमने उसे कुछ कहा भाई के बारे में तो मैं बाबा को बोल दूँगी, समझे तुम? दानिया ने गुस्से से कहा और चली गई वहाँ से। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर चला गया। हयात के कमरे में आई। ओ उफ़ खुदाया, इसको थोड़ी सी अक्ल दे दे मौला। हयात ने दादी अम्मा वाले स्टाइल में दवा दी, जिस पर दोनों का कहका बुलंद हुआ। यार छोड़ो ना, क्या प्लान है दादा जान की बर्थडे का? अफ़ी तुम्हारे ज़िम्मे गेस्ट होंगे इनविटेशन वाले। दानी केक खाना वगैरह देखेगी। अफान के ज़िम्मे ताया और अब्बा को मनाना होगा। मैं डेकोरेशन और हमारे ड्रेसेस देखूंगी। तो कैसा रहा प्लान? हयात मसनूई कॉलर दिखाते हुए कहा। ज़बरदस्त, अफनान ने इस बार खींचते हुए कहा। इसी वक्त अफान की नज़र दोनों पर पड़ी। सब तैयारियां हो चुकी थी। रहीम साहब और हमीद साहब को अफान ने राजी कर लिया था। दानी ने भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई थी। अफनान ने रिश्तेदारों को इनविटेशन भेज दिया था। हयात ने डेकोरेशन का काम बहुत अच्छा किया था। सब इन बच्चों के काम को सराह रहे थे। ये लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सब के लिए कि हयात ने ड्रेस सेलेक्ट किए थे। दादा जान सफ़ेद शलवार कमीज़ में हीरो लग रहे थे। ताया जान ने हयात का पसंद किया हुआ ड्रेस पहनने से इनकार कर दिया, जो सबको नागवार गुजरा। अफान और अफनान ने ब्लैक थ्री पीस सूट पहने थे, जिसपे वो बिल्कुल दोनों शहजादों से कम नहीं लग रहे थे। या तो दानी ने पिंक कलर के घेर वाली फ़्रॉक पहनी हुई थी, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। बिलाशुबा सब बहुत अच्छे लग रहे थे। सब बड़ों के फैसलों से आज हयात और अफान का निकाह होने वाला था, पर दादा जान बच्चों की सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए बताने से मना किया था। पार्टी शुरू हो गई थी। सब मेहमान खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। कोई उनकी तारीफ़ कर रहा था, जिस पर हयात झूम उठी। दादा की दानिया की खालाजाद भी आई थी, जिससे अफनान की ज़्यादा भी नहीं बनती थी। इस वक्त भी वो अजीब चेहरे बना कर दानिया और हयात को हंसते पर मजबूर कर रहा था। अफ़ी बस करो, मेरा मुंह दुखने लगा है। हयात ने आंखों में आए हंसी वाले आंसू को साफ करते हुए कहा। चलो ना यार, दादा जान केक काट रहे हैं। दादी ने चीखते हुए कहा। तीनों अगले लम्हे दादा जान के साथ खड़े केक काट रहे थे। सबने एक दूसरे को केक खिलाया और फिर खाने का दौर चल पड़ा। सब मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे। हयात दानी आपस में कुछ डिस्कस कर रही थी। अफनान बोर होने लगा, इसलिए आसपास लोगों को देखने लगा। इतने में सब उसकी नज़र एक जोड़े पर पड़ी, जो उनके घर की तरफ जा रहा था। उसने उनका पीछा किया तो मालूम हुआ अफान और उसकी कज़न है। और दानी हयात, इधर आओ मेरे साथ जल्दी, अब क्या मुसीबत पड़ गई इस खबीस को? दानिया ने तेवर चढ़ाते हुए कहा। वो समझ गई थी कि इरफानी की कोई बात होने वाली है। अब मुँह बना मत करो, बंद करो और आराम से चलो मेरे साथ। अफनान ने दोनों को वार्न करते हुए कहा और अपने घर के पोर्शन में बनी खिड़की के सामने रुक गया। अफनान ने दोनों की तरफ इशारा किया। तीनों ने अंदर छुप कर देखा। अंदर से आती हुई आवाज़ों पर हयात को हैरानगी हुई। अफनान, कब करोगे शादी मुझसे? इस चुड़ैल को छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी जान बहुत जल्दी, पर क्या करूँ, वो बुढ़ा छोड़ता ही नहीं। जान जल्दी से वो ऊपर चला गया जाए और हम अमेरिका। अफान ने जहरीले लहजे में कहा। सनम अफान की खाला की बेटी थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। जबकि दादा जान ने अफान की मंगनी हयात से करवा दी थी। हयात ने बाप से लड़ाई की कि मैं मंगनी तोड़ना चाहता हूँ, तो रहीम ने कहा कि दादा जान हमें जजात से निकाल देंगे, इसलिए थोड़ा सब्र करो। पर आज सनम ने फैसला कर लिया था कि उससे बात करने का। तो ये सब सुनकर हयात को लगा उसका जिस्म भस्म हो रहा है। इतनी नफरत कोई अपनों से कर सकता है भला? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दानी को दादा जान के बारे में कहे जाने वाले अल्फाज तीर की तरह दिल पर महसूस हो रहे थे। वो लोग अब भी अंदर ही देख रहे थे, पर अगले लम्हे तीनों को आसमान अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। जब अफान ने सनम के लब चूमे, हयात को लगा वो अब अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकती। दानी और अफान ने हयात की तरफ देखा तो वो दोनों कांप गए। हयात का चेहरा सूखे पत्ते की तरह लचक रहा था। यूँ लग रहा था हयात में जान ही नहीं। यार चलो यहाँ से दानी, तुम उसे लेकर अंदर जाओ, मैं ज़रा इनके कारनामों के बारे में दादा जान को बताऊँ। अफनान ने इतने ज़ोर से कहा कि सनम और अफान ने भी सुन लिया और अब होश होने की बारी इन दोनों की थी। दानी हयात को लेकर चली गई और अफान ने दादा जान के कमरे की तरफ रुख किया। मेहमानों के जाने का इंतजार कर रहे थे सब। हयात को अपने ख्वाबों के टूटने का अफसोस हो रहा था और अंदर के कोई रो रहा था, चीख रहा था, क्योंकि आज जनाजा था। उसकी मोहब्बत कहाँ मर गई थी? उसकी मोहब्बत कत्ल हो गया था। उसकी मोहब्बत का कत्ल कोई और नहीं, उसी का महबूब था।
मोहब्बत मर चुकी, मुझ में जनाजा भी पढ़ रहा, मैंने शामिल थे सभी इसमें, तेरे वादे, तेरी कस्में और वो ज़हार की बातें, तेरे इकरार की बातें, फिर वक़्त जुदाई था, बेवफ़ाई से रहाई था, दफ़नाया गया मोहब्बत को मुकाम भी तेरा दिल था, और अब कभी जो याद आई अफनान सोच रहा था कि उसके अपने सगे इतने ज़हरीले कैसे हो सकते हैं, और क्या होगा अब हयात के साथ। कहीं उसने हयात को सच्चाई बताकर गलती तो नहीं कर दी, नहीं गलत क्यों, अगर वो मेरी सगी बहन भी होती तो मैं यही करता। उसके अंदर से कहीं आवाज़ आई। अफनान और सनम सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्या उनकी प्लानिंग पानी फिर जाएगा, या वो लोग दादाजान को नहीं बताएंगे। दानी अपने कमरे के अपने रिश्ते को लेकर के बारे में सोचने लगी। अगर भाई का रिश्ता ना हुआ तो क्या, और उसके आगे वो ना सोच सकी। अगर ये कि सब अपने बारे में सोच रहे थे, इस सब के बीच वो जिंदा लाश बन गई थी। दादाजान आप आगे। दादाजान जैसे ही कमरे में आए, अफनान ने खड़े होकर कहा, हाँ बेटे, तुम लोग कहाँ चले गए थे मेहमान को अकेला छोड़कर? गलत बात है बेटे, और वैसे भी आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था। दादाजान ने नाराज़ होते हुए कहा। दादाजान वो सब छोड़ें, ऐसे कुछ भी बात करनी है। अब हाँ बोलो हफीज़। दादाजान बाहर आए, सबको मैंने बुलाया है। दादाजान बाहर आए, सबको मैंने बुलाया, अफनान ने संजीदगी से कहा और बाहर निकल गया। पीछे से दादाजान भी हैरान परेशान सामने साथ चलने लगे। लॉन्च में सब पहले ही से इनका इंतज़ार कर रहे थे। या तो इन कुछ पलों में ही बहुत हैरान हो चुकी थी उसको देखकर। उसके ऊपर गुजरने वाले अज़ियत का एहसास बखूबी होता। सब हैरान बैठे थे कि उन्होंने अचानक क्यों बुलाया, जबकि हमीद साहब को हयात को देखकर कोई अनहोनी का एहसास हुआ था। ज़ुल्फ़ुरनैन इन सब के दरमियान नहीं था, और वो अपने दोस्तों के साथ अभी भी पार्टी कर रहा था। अब बताओ भाई, क्यों बुलाया है हम सबको? पहले ही से इस फजूल फंक्शन से थक गए हैं। रहीम साहब ने नागवारी से कहा। हाँ बताता हूँ। अफनान ने अपने बाप को गुस्से से देखा और सारी हकीकत बता दी सबको। हाल में तूफान आने से पहले जैसी खामोशी थी। दादाजान ने हयात की तरफ देखा कि ये सच है। हयात ने ऐसा से गर्दन हमें हिला दिया और कई मोती उसकी आंखों से टूटकर उसके दामन में गिर हो गया। अफान, ये सब क्या है? दादाजान ने इतनी तेज़ी से कहा कि ज़ुल्फ़ुरनैन, जो अभी गेट के अंदर आया था, दादाजान की आवाज़ पर भागकर अंदर आ गया। सबको ऐसे देखकर उसका माथा तिनका। दादाजान ये सब बकवास कर रहे हैं। खुद ये हयात के साथ सारा सारा दिन कमरे में बंद होता है, और ये जो अच्छी बन रही है, इसको मैंने कई बार अफान की बाहों में देखा। इससे पहले कि अफान और जहर उगलता, हमीद ने उसके मुंह पर अपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे। एक और लफ्ज़ नहीं। हमीद साहब की आंखों से शोले उगल रहे थे। बाकी सब इन लोगों को दूसरों को देख रहे थे, जबकि ज़ुल्फ़ुरनैन ने दानी को साइड पर बुलाकर पूछा कि हुआ क्या है। दानी ने सब लफ्ज़ पर लफ्ज़ बता दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुम्हारी 2 टके की बेटी नहीं चाहिए हमें। बाबा अफान, बस अपनी इतनी गंदी ज़ुबान से एक और लफ्ज़ ना निकालना। मैंने पहले ही कहा था कि तुम इस बदनाम सूफिया। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, दादाजान ने रहीम को कॉलर से पकड़कर बाहर कर दिया। घर से सब उनके पीछे गए। आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखाई ना दो। मेरी बेटी पाक थी, और इस पर जो इल्ज़ाम तुमने लगाए गलत थे। इस वक्त मैं खामोश हो गया, पर आज भी ले जाओ अपने इस जाहिल बेटे को। नहीं करनी हमने अपनी बच्ची की शादी तुम्हारे इस जाहिल से। दादाजान की आवाज़ पूरे घर में बिजली की तरह गड़ गई थी। दादाजान, मैं अफान के बगैर, इस सब के बावजूद भी वो लड़का, मोहब्बत करने वाली लड़की, अपनी मोहब्बत का जनाजा नहीं उठाना चाहती थी। हाँ, कहा था ना, ये वही सूफी की तरह है, उसे सूफिया की तरह है। इसे देखो, मोहब्बत की पुजारी। रहीम साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हमीद साहब का खून खोल गया। हयात, जाओ अपने कमरे में, और इज़्ज़त ख़राब ना करो हमारी। इस बार ज़ुल्फ़ुरनैन ने गुस्से से कहा। भाई मैं हयात ने रोते हुए कहा। वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा। तुम भी जाओ यहाँ से। अब की बात ज़ुल्फ़ुरनैन ने चीखते हुए कहा। हयात रोते हुए कमरे में चली गई। पीछे से दानिया भी जाने लगी। और तुम कहाँ जा रही हो? चलो, हम आज ही ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। 1 मिनट दानिया। रहीम के कहने पर दानिया जाने लगी कि हमीद साहब ने रोक लिया। ये ज़ुल्फ़ुरनैन की ज़ौजा है, तो क्या हुआ, हम तलाक करवा देंगे। अफान ने तंज़िया कहा। तो ज़ुल्फ़ुरनैन ने खूनख्वार नज़रों से अफान को देखा। दानिया, अभी इसी वक्त फैसला करो। अगर बाप के साथ जाना है तो यहाँ एक सेकंड भी ना रुको। अगर अपनी शादी और मोहब्बत कायम रखनी है तो जा सकती हो हयात के कमरे में। दानी ने कुछ सोचे बिना हयात के कमरे के रुक गया और आखिरी बार अफनान को देखा और चली गई। तुम लोगों को जवाब मिल गया, दादाजान ने नूर से कहा और चले गया। रहीम और उसकी फैमिली भी जाने चली गई। अफनान आखिरी बार सबसे मिला और चले गए। सब ये मुल्क छोड़कर फिर सूफिया की तरह उनका भी कुछ अता पता ना चला। एक बार फिर उनकी ज़िंदगी चलने लगी, पर पहले जैसी उनमें कोई बात ना रही थी।
आयत ने रो रो कर सारी कहानी एलिज़ा को सुना दी कि एलिज़ा की आंखों में भी नमी आ गई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। दोनों आंसू साफ कर रही थी। एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। चलो रोना बंद करो, हो जाओ, यूं नहीं जाना है। बदतमीज, मुझे भी रुला दिया। आयत ने सर इस बात में हिलाया। दोनों तैयार होने चली गई। देखते हैं आगे क्या होने वाला है आयत के साथ। जब से आयत ने एलिज़ा को सब बताया था, एलिज़ा ने आयत का बहुत ख्याल रखती है और जब मैं आयत अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है, एलिज़ा टपक पड़ती है और फिर उसका मूड ठीक कर देती है। याद पहले वाली याद बन चुक जाती। चंचल शौक चुलबुली यूनिवर्सल हर जगह सबकी फेवरेट थी। जो दोनों लोगों को हंसाने वाली पर अयात की इस हंसी को फिर से नज़र लगने वाली थी। फिर सब पहले जैसा होने वाला था। अमीर, तुमने अयात से बात की? अब्दुल्ला साहब ने अमीर को अपने कमरे में बुलाया। नहीं बाबा जान, अब कर लूँगा, अमीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हर वक्त घर में सब मुस्कुराने लगे थे और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो सबके लिए सरप्राइज था। दादा जान जल्दी से बोलिए, आए को फिर से खुशियाँ हुई, तरस गए हैं आपकी हंसी के लिए हम। रानी ने उदासी से कहा। मीर साहब को अपनी प्यारी सी बेटी पर बहुत प्यार आया। हाँ, अब इंशाल्लाह जल्द आएंगी। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे, हमेशा खुश रहो तुम सब। अमीर साहब ने रानी के सर पर शफकत से हाथ फेरा। बाबा जान की कॉल आया तो अलीज़ा नज़दीक के पार्क में गए थे। जब घर से कॉल आई तो फ़ोन की स्क्रीन पर बाबा जान की 10 मिस कॉल जगमगा रही थी। यार, डर गई कि बाबा ने तो इतनी कॉल्स कभी नहीं की थी। आज क्यों जल्दी से कॉल मिलाने लगी? बेल जा रही थी और हर बेल के साथ हयात को कोई अनहोनी का एहसास हो रहा था। इतने में कॉल रिसीव हो गई। हयात का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा कैसे हैं आप? खैरियत है? अपने अपने कॉल की। मामा कैसी हैं? दादा जान कैसे हैं? सब बाकी सब। हयात ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले और अब बेसब्री से जवाब की मुंतज़िर थी। मेरी बच्ची, सब ठीक है? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? क्यों नहीं बाबा जान, पर मुझे लगा कोई मसला है। हयात ने शर्मिंदगी से कहा। अच्छा, तुम सुनो ना, सुनाओ कैसी हो, कब आ रही हो? अमीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। इंशाल्लाह बाबा, बस पेपर्स हो जाएं, जल्द आऊँगी मैं। आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। हयात ने गमगीन होते हुए कहा। बेटा उदास ना हो, जल्दी आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है थी। जब तुम आओ जाओ। अमीर साहब ने आगे बात दूरी छोड़ दी। उन्हें पता था अब वो मरकर भी जान रखे रहेगी। बाबा जान बताएं क्या बात है? नहीं, जब तुम आओगी फिर कहूँगा, अभी नहीं। अमीर साहब ने हंसी को दबाया और सीरियस होकर कहा। बाबा जान, आप चाहते हैं मैं नाराज़ हो जाऊँ? नहीं मेरी शहज़ादी, अच्छा बताता हूँ, पहले प्रॉमिस करो कि तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा। अमीर साहब ने शर्त रख दी और आयात कुछ लम्हे को खामोश हो गई और वो फिर सोचने लगी। फिर वादा करती बोली। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी फूफो याद है ना, जिसकी पिक्स भी थी एल्बम में? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। याद गौर से सुन रही थी। जी बाबा जान, याद है आपको? आपको उनसे बहुत प्यार था, मामा कहती थी। आपने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, बेटा आज भी है। इसी प्यार की वजह से आज हमने ये फैसला किया कि उनके बेटे से आपकी शादी करवा दें। हयात को लगा किसी ने उसकी जान मांग ली है। क्या कह रहे हैं बाबा जान? कैसे करेंगी वो किसी से शादी? उसकी मोहब्बत मोहब्बत कहाँ गई हयात मैडम? कोई उसके अंदर से बोला। बस करो लड़की, अपने आप के लिए अपने घर वालों को जलील ना करो। एक और आवाज़ आई। पर क्या मैं खुश रह पाऊँगी? हाँ बिल्कुल, अगर रहना चाहो, और ये तुम्हारी किस्मत है। हयात क्या सुन रही हो बेटा? बाबा जान की आवाज़ ने उसे दुनिया में वापस लाई। जी बाबा जान, तो क्या सोचा बेटा तुमने? बाबा दादा जान क्या कहते हैं? हयात को लगा वो उनकी मदद करेंगे। बेटा वो भी यही चाहते हैं। हयात को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। बाबा जान, हयात को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। बेटा बस तुम जल्दी से आ जाओ, हम तरस गए हैं खुशियों के लिए। अब तुम ही हमें खुशी कर सकती हो। ठीक है बाबा जान। हयात को लगा वो अपने आप को मौत के हवाले कर रही है। बेटा क्या तुम राज़ी हो? अमीर साहब को तब भी खदशात थे। जी बाबा जान, जैसे आप सबको तो ठीक लगे। हयात ने आंसू को ज़ब्त करते हुए कहा। बेटी जीती रहो, तुम नहीं जानती तुमने मुझे ज़िंदगी दी है, हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी हर मंजिल आसान करे। कुछ देर हयात ने सबसे बातें की, फिर बढ़ने के बहाने काट दी। और जैसे तन्हाई चाहती थी, बहुत सारा रोना चाहती थी, जीतना चाहती थी, मातम करना चाहती थी कि जब वो लौटे तो मजबूत हो चुकी हो। इसलिए वो जाने लगी कमरे से। वो बाहर आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए। अलीज़ा ने उसे देख लिया, इसलिए वो भी उसके पीछे लपकी। कहाँ जा रही हो? मैं भी चलती हूँ, बोर हो गई हूँ। अलीज़ा को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे नाराज़ नहीं छोड़ सकती थी। अलीज़ा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। हयात ने कुली हुए लहजे में कहा। उसके आंसू बहने को बेकरार थे। नहीं, यहाँ आओ, क्या बात है बताओ। हयात ने उसे इल्तिजाई नज़रों से देखा। याद सिर्फ 10 मिनट दो, फिर आकर बताती हूँ, अब जाने दो।
मैंने कहा, नहीं बताऊंगी या नाराज़ हो जाऊँ। अच्छा बताती हूँ। फिर हयात ने सारी बात बताते हुए हाय हयात, इसमें रोने वाली क्या बात है, कितना मज़ा आएगा तुम्हारी शादी में। हयात, तुम्हारा होने वाला तुम्हारी तरह कितना खूबसूरत होगा। ओए, तुम मुझे शादी में बुलाओगी या नहीं। अलीज़ा शुरू हो गई थी और हयात अपना गम भूल गई और अब सर पर हिट रही थी। इस वजह से मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती, तुम मजाक बना देती हो, हयात ने नाराज़ होकर कहा। तो यार तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैंड करूँ। हाय रब्बा, याद की शादी। हाय मेरे मौला, मुझ पर रहम कर। हाय अब क्या हम क्या करेंगे, कोई रोने वाली बात नहीं है अब, पर हम फिर भी रो रहे हैं मेरे मौला। अलीज़ा ने मुंह बनाने वाला बनाया और सुर में कहने लगे। याद के आंसू गालों में बह रहे थे, पर अब वो हंस हंस के पागल हो रही थी। साथ में अलीज़ा भी हंसने लगी। ठीक ठाक स्माइल तो है, फिर क्यों नहीं हंसती बदतमीज। चलो अब तैयारी करो पेपर की। याद ने सर हिलाकर हाँ कहा और दोनों पढ़ने लगी। अगले दिन दोनों का पेपर था। वो देखकर फारग हुई तो उन्हें लगा कि शहर तो काफ़ी खूबसूरत है। पढ़ाई की वजह से उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया, आज उन्हें हर जगह खूबसूरत लग रही थी। उन्हें 3 दिन और भी रखना था उन्हें। कागज़ात वग़ैरह मिलने तक तो उन्होंने घूमने का सोचा। हर मशहूर जगह गईं, पर हयात को दिल की खुशी कहीं नहीं मिली। पर वो अलीज़ा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मस्तियाँ कर रही थी, हँस रही थी, घूम रही थी। एक बार फिर उससे अनजान के क्या होने वाला है। दोनों ने ये 3 दिन जहाँ तक घूम हो सका घूम फिर लिया। अब पलटना था, कहीं उन्हें जुदा होना था और दोनों ही उदास थी, पर अलीज़ा ज़्यादा नहीं। उसे पता था कि फिर जल्दी मिलेंगे। आज उनकी वापसी थी। दोनों ने इस्लामाबाद तक साथ जाना था। दोस्तों से मिलकर राब्ते में रहने का वादा करके दोनों अपनी मंजिलों पर रवां हो चुकी थी। सफ़र बहुत लंबा था, पर अलीज़ा की वजह से उसे बहुत मज़ा आया। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ी दोनों बातें कर रही थी। अलीज़ा, अब हम कब मिलेंगे। यार दुखी थी। लड़की, अब रोना नहीं, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। अलीज़ा ने कुछ सोचते हुए दिली में मुस्कुराते हुए अलीज़ा से कहा, कैसे तुम्हारी शादी में। अलीज़ा ने याद की तरह स्माइल उछालते हुए कहा, अलीज़ा शैतानगी होने वाली, कभी भी सीरियस नहीं होना। चलो देर हो रही है, चलते हैं। और यहाँ से दोनों के अलग अलग सफ़र शुरू हो गए। याद सारे रास्ते में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। अलीज़ा में उसकी जान बचती थी, वो भी चली गई थी और उसे जो खुशी घर जाने में पर मिली थी वो नहीं मिल रही थी। वो जैसे घर पहुंची सब उसकी राह तक रहे थे। वो पहले दादाजान के गले लगी, फिर बाबा के, फिर बारी बारी सबको के उसे वहाँ एक नए बंदे को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी। फूफो, वो चीखी और भागकर उनके गले लगी। सूफिया की आंखों में आंसू आ गए। नोट अगेन फूफो जान, जुल्फ़ोनैन ने सूफिया को गले लगाकर कहा। उन्होंने सिर्फ नफ़रतें देखी थी, आज वो अपनों के बीच को मुकम्मल तसव्वुर कर रही थी और हर थोड़ी देर बाद वो रो रही थी। आई तुम बिल्कुल फूफो की तरह हो, दाने ने हैरान होकर कहा। जब वो दोनों खड़ी हुई तो लगता जुड़वा है। हाँ हाँ, मैं कहता था ना, याद मेरी सूफिया की तरह है। दादाजान ने दोनों को गले लगाया। दादाजान, अब आपकी बेटी आ गई है, अब आपका प्यार कम हो जाएगा। याद ने मसनूई फुफी से कहा। बस बस नौटंकी, चलो खिज़र अंकल से मिलवाता हूँ तुम्हें। यार वो बहुत फ्रेंडली हैं। हयात को आने के साथ ही उतने सरप्राइज़ मिल रहे थे। सुल्तान से भी पहले की तरह बात शुरू कर दी थी हयात के साथ, और वो उसे अंकल के बारे में बताते हुए जा रहा था और सब उनके पीछे हाल में दाखिल हुए। सब बहुत खुश थे। हयात उन्हें देखकर रह गई, उनके लिए दिल से दुआ करने लगी कि उनकी खुशियों को नज़र न लगे। जैसे हयात ने खिज़र को देखा, उसे लगा उसने पहले कहीं देखा है। सलाम मिलकर वो उन्हीं के पास बैठ गई और हयात को उनकी चोरी परफेक्ट लगी। दोनों ही मुकम्मल हुस्न से मालामाल थे। बेटे, रिज़ल्ट कब आएंगे। इंशाल्लाह 2 मंथ्स बाद आएंगे, हयात ने स्माइल करते हुए कहा। हयात, चलो तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, दानी ने हयात से कहा। पता नहीं हयात का मूड क्यों अच्छा था, उसने दानी से पहले वाली मस्ती शरारतें शुरू कर दी। दानी हैरान खड़ी हयात को देख रही थी। हयात, क्या कर रही हो, क्यों खींच रही हो बाल। कमरे में आकर दानी ने हैरान होकर कहा। दानी जब चुप हो गई तब ही तुम्हें बहुत तकलीफ थी, अब मस्ती कर रही हो, फिर भी मनहूस शक्ल बनाई हुई है। दानी नासमझी से हयात को देख रही थी। यार तरस गई हूँ तुमसे बात करने के लिए, प्लीज़ पहले की तरह प्यार किया करो मुझसे। दानी उसे देखा और भागकर उसे गले लगाया और दोनों बहुत रोईं। आज दानी ने हयात को खामोश नहीं करवाया था, वो चाहती थी कि आज उसके अंदर का सख्त इंसान मर जाए। दोनों खूब रोईं। हमें हयात ने ही अपने आंसू भी साफ किए और दानी के भी। अब दानी हयात से वहाँ के बारे में पूछ रही थी और हयात मज़े मज़े से बता रही थी।
हयात यार शावेज इतना हैंडसम है तो रुको मैं भाई को कहती हूँ। हयात ने जिस तरह खुद को संभाला था ये सिर्फ वही जानती थी। बस करो वो बहुत हैंडसम है पर हमारी और शावेज की जोड़ी भी ज़बरदस्त होगी। फूफो और अंकल की तरह दानी की बातें याद को तकलीफ दे रही थी इसलिए टॉपिक बदल लिया। यार दानी मुझे लगता है मैंने अंकल को पहले भी कहीं देखा है। बस कर लड़की फूफो तो शुरू से ही अपने ससुराल वालों के साथ हो या पेशावर में होती हैं और या लंदन में तो वो कभी नहीं आई। दादी ने कहा क्या बातें हो रही हैं बच्चों। कुछ नहीं मामा आए आए ना मुझे बेटा मुझे ऐसे आपसे कुछ बात करनी है। जी मामा कहें। मामा जैसे बात करने लगी दादी को अपना आप मिसफिट हुआ और इसीलिए बहाना बनाकर चली गई। बेटा आपकी फूफो इतने बरसों बाद हमारे घर आई हैं। बाबा जान से कहने लगी कि अब मुझे लगा मेरी सज़ा पूरी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत गलत किया इसलिए सज़ा के लिए बहुत दूर चली गई और मैंने ये रास्ता कांटों पर चलते हुए गुजारा है। ये अरसा कांटों पर चलते हुए गुजारा है। हम दोनों ने गलती की थी। अल्लाह से गिड़गिड़ाए माफ़ी मांगे और आज उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और आज मैं रिश्तों के सिलसिले में आई हूँ। मुझे पता है मैं बहुत गुनहगार हूँ पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा बेटा आपकी बेटी को खुश रखे। आपके बाबा जान ने उन्हें गले लगाया और आपके दादा जान ने कहा कि बाबा पहली बार आपका फ़ैसला सुने बगैर कुछ कह रहा हूँ। मुझे माफ़ करना। और सूफिया मेरी बेटी अब तुम्हारी है। मामा ये सब कहते हुए रो रही थी जो कि खुशी के आंसू थे। वो दिल पर पत्थर रख के सुन रही थी। बाबा बेटा आपके बाबा ने आपसे बात कर ली थी ना तो क्या मामा कहते हुए जा रही थी। जी मामा मैं राज़ी हूँ। आपने कई आंसू अपने अंदर उतारे और मुस्कुराते हुए कहकर सर नीचे कर दिया। मामा ने अख्तियार अपनी बेटी के गाल चूम दिए। जीती रहो मेरी बच्ची। आज आप दादी के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। 10 दिन बाद की डेट रखी गई है। बाकी की तैयारियां हो चुकी हैं पर शवेज ने 10 दिन मांगे हैं इसलिए। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा और बातें करने कर चली गई। याद को तकलीफ में छोड़कर दानी को लगा उसके अंदर का शख्स इंसान मर गया है पर वो तो और विस्फत हो गया था। और 10 दिन इतनी जल्दी गुजर गए पता भी ना चला और सब तैयारियां हो चुकी थी। उसकी शॉपिंग भी दानिया की मदद से हो गई थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। साथ वाला घर भी सूफिया के लिए खाली करवा दिया गया जिसमें रहीम और उसकी बीवी फैमिली रहती थी। ये दोनों घर अब्दुल्ला साहब के नाम थे इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। जबकि खिजर का अपना बेंगलो भी था पर वो इस जगह से फासले पर था। वैसे भी शादी होने के कुछ दिन बाद ही वो यहाँ शिफ्ट होने वाले थे हमेशा के लिए। सब इतने खुश थे कि अयात हैरान रह गई। अयात ने एलिज़े को बहुत दिनों पहले की तारीख और जगह बता दी थी। आज उसकी कॉल आई थी। अयात जानी तुम नाराज़ ना होना पर मुझे बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती पर वादा करती हूँ शादी वाले दिन ज़रूर आऊँगी। दफ़ा हो जाओ मुझसे बात ना करो। और अयात ने कॉल काट दी। एक वही तो थी जिसे वो खुलकर अपने दिल का हाल बता सकती थी पर वो ये दर्द ये अजियत ये तकलीफ़ अल्लाह ने उसी के नसीब में रखी थी तो उसे ही सबको अकेले बर्दाश्त करना था। उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि सब समझ रहे थे कि वो सब भूल गई है पर उसे पता था वो सब कैसे कर रही है। ऐसा फंक्शन शावेज की मर्ज़ी से फिक्स हुए थे। आज उनका निकाह था। फिर बारात सब ने उससे कहा था कि मेहंदी का फंक्शन क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं तो उसने कहा इस्लाम में सिर्फ निकाह और रुखसती है फिर ये फजूल के काम क्यों। तो सबको उसकी बात अच्छी लगी। हमीद साहब को अपनी बेटी के नसीब पर रक्श हुआ। खुश रहो बेटे शावेज फिर तो तुम इस्लामिक टॉपिक के हुए टाइप के हुए याद से नकाब करवाने का इरादा है क्या। दानी ने शौकी से कहा जी हाँ भाभी मेरा इरादा यही है अगर उसे कोई मसला नहीं और मुझे वो समझ सके। शावेज ने आराम से कहा। इस तरह उनका निकाह हो गया और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अभी तक अयात ने शावेज को नहीं देखा था ना ही उसका दिल कर रहा था। उसे तो आज अपने आप पर जुल्म करने की वजह से सज़ा मिली थी। आज वो बहुत तड़पी थी। पहली बार वो अपने लिए दुआ कर रही थी या अल्लाह मेरे लिए बेहतरी कर मेरा दर्द ख़त्म कर दे। दानी ने शावेज को मुबारकबाद दी और जाने लगी। शावेज ने उसे रोक लिया। भाभी आप मेरी एक मदद करें। हाँ बोलो शाजी। या भाभी किसी तरह मुझे अपनी ज़िद्दी नन से मिलवा दें। शावेज ने मासूमियत से कहा हाँ इतने तुम शरीफ बने हुए थे अब पता चला ना तुम्हारा अच्छा चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर अपने कमरे की तरफ चलने लगी और ख़ुद गार्डन वाले के दरवाजे के पास रुक गई। जाओ सब मेहमान यहीं हैं मैं यहाँ रुककर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ कोई आएगा तो कॉल कर लूँगी। दादी ने ज़ारज़ाना अंदाज में कहा जिस पर शहरी ने कहता लगाया। भाभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल रहा बीवी से मिल रहा हूँ। भाभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल रहा बीवी से मिल रहा हूँ आप ही ना। दादी ने गुस्से से उसे देखा और पैर पटती चली गई वहाँ से। और आज किचन में पानी पीने आई थी। आज वो बहुत टूट गई थी। जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी उसने पलट कर देखा और देखती रह गई। वही माल वाला लड़का जिसने पीछे अलीज़े हाथ धोकर पड़ी थी। तुम यहाँ
आयात ने हैरत से कहा, यस माई वाइफ। शहरी ने हंसते हुए कहा। आयात का दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, हकीकत है स्वीटा। शहरी ने प्यार से कहा। तुम्हारा मतलब वो है? आयात ने कुछ बोला नहीं जा रहा था। हाँ जी, आप ही सही समझ रही हैं, आपका नकाम मुझसे हुआ है। आयात को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शहरी उसके चेहरे के बदलते रंगों से महसूस हो रहा था। पर कैसे? आप फूफो के बेटे? जी बेगम साहिबा, मैं ही आपका कज़न और शोहर हूँ। आयात को अलीज़ा की बातें याद आ रही थी। उसी ने कहा था, हो गई मेरी शादी इस कबीज से। आखिर मैं आयात के तेवर तन गए। क्या हुआ? बहुत हैंडसम हूँ जो ऐसे देख रही हैं। शहरी उसके करीब होते हुए बोला, आप जाएं यहाँ से, कोई देख लेगा। आयात ने नागवारी से कहा। उससे वो एक आंख ना पाया। वो उसके सामने कंफ्यूज हो रही थी। आ जाए बीवी हो मेरी, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, आखिरी बार कह रही हूँ, जाए यहाँ से, वरना तुम क्या करोगी? चलाओगी? चलो चलाओ, शुरू हो जाओ, मैं भी तो देखूँ कैसे चलाती हो। शहरी ने इस मज़े से कहा। याद का दिल चाहा अपना सर दुआर से फूट ले। आज उसका दिल चीख रहा था और रो रहा था और यहाँ आकर उससे फ्लर्ट कर रहा था। सुनो मिस्टर जानम, मिस्टर नहीं, तुम्हारा शाहू हूँ, शाहवेज हूँ। माई डियर फेवरेट फोर्ट मेरा माई फूड। आयात ने गुस्से से कहा, वहाँ से चली गई, ये सोचे बिना कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे पता है तुम इस वक्त किस अज़ियत में हो। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा दर्द, क्योंकि मुझ पर गुजर चुकी है। शावेज़ खुद से हम कलाम था। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और तुम कब आई? शावेज़ ने अपनी प्यारी और शैतान बहन को गले लगा कर कहा। बस शहरी, थोड़ी देर पहले। तुम सुनाओ, भाभी से मुलाकात हुई? हाँ यार हुई, पर वो अब भी उसके बारे में सोचती है। दोनों ऐसा ऐसा चल रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है भाई आप पर। आपका प्यार उसे बदल देगा। उसने अपनी बहन को प्यार से देखा। ओए तुम्हारा शोर कहाँ है? बहुत बदतमीज़ है, मेरी शादी में आया ही नहीं। आपकी शादी भी अभी तक हुई ही नहीं और मैं आ गई हूँ, वो भी आ जाएगा। हाँ साफ साफ कहो ना कि उसे जो रुका गुलाम। शहरी कहकर रुका नहीं। पीछे से उसकी बहन चीखने लगी। सब उससे मिलने और यहाँ से मिलने का कहा तो उसने मना कर दिया कि कल मिलेगी, अब वो थक गई है। दानी को लगा वो ईगो दिखा रही है, जिसका जिक्र उसने जुल्फ़ुनैन से भी किया। हो सकता है कि हम आज ही तो उससे मिले हैं, हमें क्या पता किस मजाज की। और तुम खुद से भी शुरू हो ना हो जाया करो मेरी जान। जुल्फ़ुनैन ने आखिर में शरारत से कहा तो दानी शर्मा गई। आज उसकी रुखसती थी। घर के सारे लोग काम कर रहे थे। हर तरफ शोर शराबा हल्ला गुल्ला था। किसी की चीज़ें नहीं मिल गई थी, किसी की नींद खराब हो गई थी, किसी पर अभी तक डांस का भूत सवार था। कोई पार्लर भाग रहा था तो कोई भी फारग ना था। अरे कोई अयात को पार्लर तो ले जाओ, सूफिया ने सबको ढूंढते हुए कहा। मैं लेकर जाता हूँ मामा। सूफिया का दामाद सुबह सवेरे ही आ गया था। सब उससे मिलने, सबकी खुशियों का ठिकाना ना था। जेते रहो बेटा, मैं इसे लेकर आती हूँ। हाँ मामा, मैं कार में इंतज़ार करता हूँ। सूफिया ने ये आयात को बुलाकर कहा। वो उससे अपने दामाद के साथ भेज रही थी। वो एक ही दिन में मुरझा गई थी। शावेज सब महसूस कर रहा था, पर सही शादी होने का इंतज़ार कर रहा था। याद कार में बैठी कार जन से आगे बढ़ गई। तुम तो बहुत बदतमीज़ हो गई हो, सलाम भी नहीं किया। याद को जैसे करंट लगा। उस आवाज़ से पलटकर अपने बालों की तरफ देखा तो लगा दुनिया घूम गई है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम फूफो की बेटी के से शादी की है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता? सामने वाले ने हंसकर कहा। पर हयात हैरान उसे देख रही थी। उसने इतने सालों बाद उसे देखा था, वो बिल्कुल वैसा ही था। पर तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना? सामने वाले ने कहा था। हयात ने नागवारी से उसे देखा और उसका कहका बुलंद हुआ। इस इल्ज़ाम की वजह से आज मैं ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं जानती नहीं। हयात वो तुम्हें जानता है, बल्कि जब से मामा ने उसे हम सब के बारे में बताया, सबसे वो तुमसे मोहब्बत करता है। जहाँ तुम जाती हो वो तुम्हें फॉलो करता है। इतनी बेजार होता है कि पानी भी ठीक से नहीं पी सकता, पर तुम्हारे लिए उसके पास बहुत वक़्त होता है। अफनान, मुझे तुम सब झूठे लगते हो। मुझे तुम सब से नफ़रत महसूस होती है और जब तुम्हें बताया है एहसास इंसान को मार डालते हैं। अफनान ने गहरा सांस लिया और उसे इस वक्त याद पर बहुत तरस आया। कैसे वो अकेले सब फेस कर रही है और अपने भाई से उसे नफ़रत होगी। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? याद ने चेहरे पर कोई भी तासुरात लाए बगैर पूछा। मामा बाबा में हमारे साथ हैं लंदन में। उन्हें अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब उनके साथ गलत हुआ। अफान ने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली और लड़ाई करने लगा कि बिजनेस में हिस्सा चाहिए। पापा ने बहुत मिन्नतें की क्योंकि वो इनका लाडला बेटा था, पर वो उनकी तरह था, सो नहीं माना और अपने बाबा उससे नफरत करने लगे। अब अपनी दुनिया में खुश हैं। कभी कभी जब उसे देखता हूँ तो दिल उदास हो जाता है। वो नशे का आदी हो चुका है। अफनान ने बात खत्म की। याद को लगा उसका दिल फट जाएगा। पार्लर पहुँच कर याद अंदर गई और अफनान वापस घर चला। याद
घर चाहना चाहती थी कि दुनिया ख़त्म हो जाए, मर जाए वो सब, ना उसे अपने बाबा की फ़िक्र थी और ना दादा जान की, किसी की भी नहीं थी। बस आज वो चाहती थी कि ख़त्म हो जाए सब। वो आज वो इसी के ऐसा आखिर पर थी। क्यों दुख दिया सब ने, सच कहा किसी ने कि जो घर का लाडला होता है, मुश्किलें तकलीफ़ें अजीज़ें सब उसी को मुश्किल में आती है। काश ये सब ना होता, काश मेरे बाबा जान माँ बाप मेरा ख्याल कर लेते, काश मैंने ऐसे से मोहब्बत ना की होती। या अल्लाह, क्यों क्यों जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता, और या उससे हमारी किस्मत बनाकर, या हमें मोहब्बत जैसे सांप से दूर रखा कर, जो हमें हर वक्त दसा ना करे, वो हमारे अंदर बैठा हर वक्त तकलीफ़ के वक़्त में तकलीफ़ बढ़ाने के लिए डसता है। उसके अंदर एक जंग थी, वो ज़ाहिर उसे कोई देखता यकीन ना होता। वो बिल्कुल बहुत सीरियस बैठी थी। बताओ या अल्लाह कैसे बताऊँ अपना दर्द, वो दिल ही दिल में अल्लाह से पूछ रही थी। आयात गुमराही के रास्ते पर थी। वो अपने अल्लाह से जो मेहरबान है, रहम करने वाला है, उससे ही कह रही थी कि कैसे बताऊँ बेवकूफ़, उसी को बताओ ना। वो गुनहगार की भी सुनता है, उससे माँगो ना, उसकी एक उनकी देर होती है। बस फिर नामुमकिन से भी मुमकिन हो जाता है, पर उसके दिल में ईमान के लेकिन कहीं न बहुत कम था, इसलिए इस ईमान को जगाने के लिए शायद अल्लाह ने ऐसा किया हो। इसके हर काम में मसलहत होती है बेशक। अलीज़े उसके ज़हन में आया। उसने अलीज़े को कॉल में लाई। हाँ यार, हाँ यार अलीज़े प्लीज़ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ जान, तुम ठीक तो हो ना? अलीज़े ने मशकूक होकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं आती हूँ। और पागल लड़की, पहले तैयार तो हो जाओ, अलीज़े ने हंसते हुए कहा। वह बस तैयार हो चुकी हूँ, अच्छा फिर मिलते हैं, तुम आ जाओ। याद खुश हो गई। वो तैयार हो गई, बहुत प्यारी लग रही थी, मुकम्मल हुस्न था उसका। वो कभी तैयार नहीं हुई थी, आज वो क़यामत ढा रही थी। हर देखने वाला उसके हुस्न पर रक्स करता। मैम आज तक हमने इतनी हसीन दुल्हन नहीं देखी, वहाँ के इंचार्ज ने कहा। याद हल्का सा मुस्कुराई। वो तारीफ से कितना खुश होती थी, पर आज उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो किसी और के लिए तैयार हुई थी जो उसकी मोहब्बत ना था। उसे फिर करने इसे ही आया था। रास्ते में दोनों खामोश थे। हाल पहुँचकर याद उठने लगी तो अफनान ने उसे रोक लिया। बदरिया तो आज अच्छी लग रही है, अफनान ने हंसते हुए कहा। चल दिया। आयात के चेहरे पर कोई तासर न था। उसे अंदर ले जाकर स्टेज पर बिठाया। बाहर हर तरफ उसकी तारीफें हो रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। बुब्बो ने उसकी नज़र उतारी। मामा भी हैरान से है आयात पर दुल्हन का कैसा रूप आया था। आयात ने इशारे से दानी को बुलाया। हाँ आयात बोलो। दानी मेरी दोस्त आई है अलीज़े, वो कहाँ है, बुलाओ उसे। उसे छोड़ो, अपनी नन से मिलो। फूफो ने हंसते हुए एक लड़की को आगे किया। फूफो जान, यही अलीज़े है। अयात ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी यही अलीज़े है मेरी बेटी, तुम्हारी ना तो दोस्त। सब ने हंसते हुए कहा। अयात को लगा वो लोग मजाक कर रहे हैं। और फूफो जान, मेरी भाभी भी। रानी ने मोहब्बत से किया तो अयात को लगा कि गोया उसके सर पर बम पूरा है। हैरान ही सी सोच रही थी कि अलीज़े की बातें। अयात वो लड़का याद आ रहा है, कितना प्यारा था। उसने कितना पर जोर देकर कहा। इतना भी प्यारा नहीं था, और अगर था तो अगली बार मिले तो कहूँगी मेरी दोस्त को आप पर क्रश हो रहा है, आप इनसे शादी कर लें। वो जो इतने गौर से सुन रही थी, आखिर पर चीख पड़ी, अस्तगफुरुल्लाह, क्या बक रही हो लीज़ा, अच्छा खासा बुरा बना गई। हयात हंसने लगी। तुम तो ऐसे चीख रही हो जैसे तुम्हारा भाई हो। हाँ कभी शोहर तो कभी भाई बना देती। उसने हंस बनाकर कहा। याद ये सब सोच रही थी तो क्या एक बार फिर मुझे दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया। एकदम से उसका दिल चाहा लीज़े का मुँह थप्पड़ों से लाल कर दे, क्योंकि क्यों हर बार उसी को धोखा मिलता है, क्यों का जवाब नहीं था उसके पास। अलीज़ा उसके पास आकर बैठ गई। कैसा लगा सरप्राइज़, अलीज़ा शरारत से कह रही थी। उसे लगा अयात खुश होगी, हैरान होगी, पर अयात ने जो कहा अब हैरान होने की बारी अलीज़ा की। अलीज़ा, मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। मैंने तुम्हें अपना राज़दार, अपना ख्वाह समझा। तुमने मुझ पर एहसान करके अपने भाई का रिश्ता भेजा। तुम्हें लगा तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं, वो जो गहरी दोस्ती हमारे बीच थी, आज वो ख़त्म। मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। अयात जानी, मैंने तुम्हें ही भेजा रिश्ता, इसमें तो भाई और मम्मी की मर्ज़ी थी। मैंने कहा ना, अयात ने सख्ती से कहा तो अलीज़े खामोश हो गई और अयात को लेकर घर आए, अपने कमरे में बिठाया। और अयात का दिल चाह रहा था इतना रोए कि सबको एहसास हो कि वो इतनी बेइज्जत होती जा रही है कि वो सब उसे धोखा दे रहे हैं। पहले अफ़ान, फिर शावेज़, फिर अफ़नान, फिर अलीज़े। क्यों वो सब पर भरोसा करती है, आखिर क्यों, कब मिलेगा उसे इस क्यों का जवाब। वो सब सोच रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो अपने आप में सिमट गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हयात ने एहसास से कहा। शहरी आज बहुत ज़्यादा खुश था, और उसके बस में होता तो सारी दुनिया सजा देता, सारे तारे तोड़कर लाकर उसके लिए सारे फूल उसके कदमों में सजा देता, खुशियों की मलका बना देता, उसे पलकों पर बैठा देता। उसे और हयात उसे नफ़रत हो मिली थी, उस वजह से वो गलत फहमी का शिकार हो गई थी। उसे
नफ़रत हो गई थी अपनों से। उसे शहरी की मोहब्बत में धोखा लग रहा था। शहरी उसे टिकटिकी बाँधे देख रहा था। वो इस वक़्त को रोकता चाहता था, पर इंसान कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ किस्मत का किया धरा है, किसी के लिए ज़ियत तो किसी के लिए पुरसुकून। पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि वो रब हमेशा इस बदला हशर तक के दिन तक ज़रूर देगा। कैरी कुछ बोल ही रहा था कि हयात ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आपने जो भी कहा है पर ये मोहब्बत के झूठे किस्से ना सुनाएं प्लीज़। हयात ने इतने सख्त अल्फाज में कहा कि एक लम्हे के लिए जावेद खामोश हो गया। उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर वो उसे रूडली बिहेव कर लेगी के लिए भी तैयार न था। हयात, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम गलतफहमियों का शिकार हो, पर मेरी बात तो सुन लो, मैं सब बता दूंगा। नहीं सुनी मुझे किसी की बात, बहुत सुन ली मैंने अब। और नहीं, अब आप ने मेरी बात, मैंने शादी सिर्फ बाबा और फूफो की वजह से उनकी खुशी के लिए की है। तो अब आप अपना ये ड्रामा साइड पर कर दें और मुझे चैन से जीने दें। हयात के हर बात में नफरत थी। शहरी को लगा उसके साथ वही हुआ है जो पहले हयात के साथ हुआ था। उसे तकलीफ हो रही थी कि हयात ने उसकी मोहब्बत को ड्रामा कहा। अच्छा तुम जाओ चेंज कर लो, मैं खाने को कुछ लाता हूँ। नहीं खाना मुझे कुछ भी। अच्छा ना खाओ। हयात कपड़े चेंज करके बाहर आई तो वो सोफे पर बैठा मेज़ पर खाने की चीज़ें सही कर रहा था। वो डिस्टर्ब होता हयात की बातों से, पर फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मायूसी से तौबा की कि जो भी उसके साथ वो है उसके बीच ये पकीज़ा रिश्ता तो है। चलो आओ खाना खाओ। जैसे उसने पलट कर देखा, याद बेड पर कंबल तान कर सो गई थी। शहरी को हंसी आई और उठकर उसके पास आया। 3-4 बार उसने आवाज़ दी, पर वो टस से मस ना हुई। शहरी ने उसके कंबल खींचे और उसे ज़बरदस्ती उठाकर सोफे पर बिठाया। क्या मुसीबत है, नहीं खाना मैंने। हयात ने गुस्से से कहा, आराम से खाओ वरना मुझे दूसरे तरीके से भी खाना आना आता है। क्या करोगे, मारोगे ना मुझे? तो चलो मारो ना वरना। हयात उसके नज़दीक होकर खड़ी हो गई। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो फिर मैं। शायरी ने हयात के लिप्स को देखकर ये बात कही तो हयात कर्न खाकर पीछे हुई होके खाने लगी। छिछोरे, क्या कहा? शायरी ने झुक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। हयात के स्टाइल पर शायरी को हंसी आ गई। खाना खाकर वो बर्तन उठाकर ले गई और पीछे शहरी ने सोच लिया था कि अब उसे कैसे हैंडल करना है। वो प्लान बनाकर हंसने लगा। सारी रात रात के रोने के से रोते हुए गुजरी और शावेज़ जानता था कि ऐसा ही करेगी। और उसके आंसू शावेज़ को अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। सुबह ही उसकी आंख लगी थी, पर शावेज़ एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। सुबह होते ही वो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो जाग चुकी थी। शावेज़ उसे देखकर फ्रेश हो गया और अब उससे तंग करने लगा। दिल कर रहा था कि उसके पास बेड पर बैठ गया। रात कैसी गुजरी? जावेद ने मोहब्बत से पूछा। उसे देखकर हयात को फिर से गुस्सा आने लगा। दूर रहो मुझसे, और मेरा नाम हयात है। हाय कितनी प्यारी लग रही हो गुस्से में, और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हयात है, पर मैं तुम्हें जान कहने का हक रखता हूँ। आखिर में शावेज़ ने सीरियस होकर कहा, हाँ बड़े आए हक रखने वाले। क्या कहा? कुछ नहीं। हयात भागकर वाशरूम में गई और पीछे से शहरी का कहका बुलंद हुआ। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो सब नाश्ता कर रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आपकी जोड़ी भी सलामत रहे मामा। शहरी ने हंसते हुए कहा। मामा बाबा को देखा। मामा ने बेटे को घूरा, पर इस पर कहाँ असर। नाश्ते के बाद हयात के घरवाले हयात को लेकर जाना चाहते थे, पर हयात ने मना कर दिया। हयात के इनकार पर दादा जान और हयात की मामा बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें लगा हयात खुश है यहाँ पर ये वही जानती थी कि उस पर क्या गुजर रही है। इसी तरह दिन गुजरते रहे। शावेज़ एक मिनट के लिए भी हयात से अलग ना होता। कभी उसे तंग करता, कभी ज़बरदस्ती कहीं ले जाता, कभी शॉपिंग करवाने ले जाता। कभी सूफिया और खिज़र के साथ घंटों गप्पे लगाते। हयात शावीर से हर वक्त लड़ती, हर वक्त उसे यकीन दिलाती कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, पर शहरी को अपनी मोहब्बत पर यकीन था। वो हार नहीं मान रहा था। हयात हर दिन उसे कमज़ोर करती और वो हर दिन मोहब्बत का नशा करके मजबूत होता। हयात, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं बचपन से, जब से मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था तब तक। किसे? क्योंकि तुम यकीन नहीं करती। तुम्हारी आंखें दिल करता है डूब जाऊँ
इस दिन में तुम्हारे बाल यूँ लगता है जंगल में कहीं भटक गया हूँ। तुम्हारे हाथ अगर शायर होता तो ज़रूर लिखता इनके बारे में। तुम्हारे लब लगता है कि अगर छुए तो दाग लग जाएगा। यहीं पर तुम्हारा ये नाक जिस पर हर वक्त गुस्सा रहता है बहुत खूबसूरत है। ये यार तुम सरापा हुस्न हो। तुम्हें पता है आज तक मैंने किसी लड़की को आँख उठाकर नहीं देखा, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इन आँखों में तुम्हें फ़रेब दिखे। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है इतना कि मैंने तहज्जुद में रोते हुए तुम्हें अपने रब से मांगा है, इतना कि मैंने तुम्हारी शादी से पहले कभी गौर से नहीं देखा था ताकि ना महरम निगाहें तुम पर ना पड़े, ताकि मैंने सोच लिया था कि अगर तुम ना मिली तो मैं शादी नहीं करूँगा, इतना कि कभी कभी लगता कि तुम ना मिली तो पागल हो जाऊँगा। पर मेरी मिसाल इस शख्स जैसी है जो समुंदर पार करके भी प्यासा रहता है। हयात फिर क्यों तुम मेरी मोहब्बत को जुठला रही हो? खुदादारा ऐसा ना करो, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, हर दिन तुम से हार कर हयात में मर जाऊँगा। हयात ना करो, ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा शावेज़। हयात मैंने सब तुम्हें चाहा है, टूट कर चाहा है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगा है तुम्हें हर आज भी पर आज भी मेरी झोली खाली है, तुम्हारी मोहब्बत नहीं है मेरे नसीब में। क्यों आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? क्यों मुझे ये अज़ियत मिलती है? मुझे लगता है अफ़ान ने गलत किया तुम्हारे साथ। अब तुम वैसा नहीं करोगी, पर तुम तो इससे भी बराबर बुरा कर रही हो मेरे साथ। बस एक बार, सिर्फ एक बार बता दो मेरी ख़ता, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। हयात आज ना जाने क्या हुआ था शावेज़ को, वो कह रहा था और रो रहा था और हयात हैरान सुन रही थी। आज ज़बरदस्ती शावेज़ ने हयात को बिठाया था अपने पास और खुद उसकी गोद में सर रख कर लेटा अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था। हयात के दिल को कुछ होने लगा था। उसकी आवाज़ में तकलीफ़ थी जो हयात ने महसूस की थी कि क्या हो गया था आज शवेज़ को। हयात को डर लग रहा था। हयात तुम्हें पता है मैं ड्रिंक नहीं करता, सब कहते हैं मैं मजहबी टाइप का हूँ। तुम्हारी भाभी का नाम क्या है? दानिया। हाँ दानिया, उसने मुझे कहा कि तुम तो मजहबी हो तो फिर तो तुम हयात से निकाह भी करवाओगे। मैंने कहा इरादा तो है, अगर उसे बुरा ना लगे। इसी तरह हर काम में पहले मैं दीन को करता था। हमारी शादी हर चीज़ मैंने अलीज़े को भी नकाब का बहुत कहा पर वो ना मानी और फ़ान ने भी उसे नहीं कहा। फिर मैं खामोश हो गया। पर तुम करोगी ना नकाब मेरे लिए? शावेज़ ने जुनूनी अंदाज में एकदम से हयात को कहा तो हयात ने डर के हाँ में सर हिलाया। हयात को वो छोटा बच्चा लग रहा था। आज उसे शावेज़ पर तरस आ रहा था। न जाने अनजाने में उसे कितनी बड़ी गलती कर ली थी। पर आज मैंने ड्रिंक की है, मुझे हिम्मत चाहिए थी तुमसे ये सब कहने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हम फिर नहीं मिल पाएंगे, हम जुदा हो जाएंगे। हयात कहो ना, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? कहो ना। नहीं, हयात ने इकलाते हुए कहा। वो तो उसके सहारे मोहब्बत के अल्फाज में ही रह गई थी। इतनी मोहब्बत तो उसने अफ़ान से भी नहीं की थी जितनी ये शख्स उससे करता था और करता है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो हम जुदा हो रहे हैं कभी ना मिलने के लिए। यार प्लीज़ मुझसे मोहब्बत मत करो। मैं नहीं कहता कि मोहब्बत करो, पर नफ़रत भी तो ना करो ना प्लीज़। तुम्हें पता है हम दोनों मोहब्बत दरिया के मुसाफिर हैं। तुमने अफ़ान से मोहब्बत की, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने इस दरिया में डाल दी थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह ने डाल दी इस दरिया में। अब हमारी मोहब्बतें इस दरिया में तवाफ़ करने लगी हैं। दोनों को अल्लाह ने मिला दिया। इन दोनों मोहब्बतों में मेरी मोहब्बत सच्ची और पकीज़ा थी तो आज तुम मेरी किस्मत में हो। तुम्हारी मोहब्बत पकीज़ा नहीं थी, इस वजह से तुम आज उससे जुदा हो। वो कह रहा था और रात के दिल ने मोहब्बत का मफ़हूम समझ लिया था। वो आहिस्ता-आहिस्ता अब उसकी मोहब्बत का यकीन करने लगी थी और शायद उसे भी मोहब्बत होने लगी थी फिर से। नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं, गुमराही थी। मोहब्बत तो शादी के बाद होती है, जैसे मैं अल्लाह की रज़ा भी होती है और इंसान की भी। जो जहाँ से जावेद से हुई थी, अपने शावेद से वो यह सब सोच रही थी कि शावेद के से सांस लेने की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में लाया। वो सो गया था, कितना मासूम था वो और उसने कितनी अज़ियत दी थी। आज उसे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लग रहा था और बेशक वो था भी बहुत हैंडसम। शवेज़ ने नींद में उसका हाथ अपने दिल के नज़दीक किया तो पहली बार शवेज़ की कुर्बत ने उसकी एक हाथ बीट मिस की और वो उससे सारी रात देख रही थी। बहुत दिल चाह रहा था कि कोई शरारत करे पर उसकी नींद ख़राब ना हो इसलिए रुक जाती। क्यों ना जाने क्यों उसके दिल में ख़्याल आया और अगले लम्हे उसके लब शावेज़ के गाल को छू गए। वो खुद ही शर्मा गई थी। सुबह तक वो उसे देखती रही और एक नई रोशन खुशियों की सुबह का इंतज़ार करने लगी। पर एक बार फिर जाने क्यों किस्मत ने पलटा खाया और उसे दुख देना था।
सुबह देर तक शायरी सोता रहा और रात उसकी धड़कनें गिन रही थी। आज वो बहुत खुश थी, उस पर उसकी मोहब्बत आश्कार हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि उसे शावेज़ से मोहब्बत हो सकती है। वो दिल ही दिल में हंस रही थी। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई और वो उठने लगी। शावेज़ जाग गया था। उसने दरवाज़ा खोला तो रज़िया थी, जो उनके घर काम करती थी। शावेज़ के लिए कोई कागज़ात लाई थी। मैम, ये शावेज़ सर को दे दें, उनके पिए लाए थे, उन्हें देने को कहा। अच्छा, मैं देती हूँ। वो शावेज़ के पास आई, जो बैठा था सर पकड़े। आर यू ऑलराइट? हयात ने शावेज़ के कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। शावेज़ ने पहले हयात को देखा, फिर उसके हाथ को, फिर कहा, आई एम फाइन। अच्छा, ये रज़िया लाई थी आपको देने के लिए? हाँ, ठीक है। शावेज़, क्या है इसमें? वो इसके साथ बैठकर ऐसा कहने लगी जैसे दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। शावेज़ बार-बार हैरत का शिकार हो रहा था। हयात समझ रही थी, पर इस पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये मोहब्बत की वजह से है। इसमें मेरे टिकट्स हैं, मैं बिज़नेस के सिलसिले में लंदन जा रहा हूँ, चाचू ने बुलाया है। हयात ने हैरानगी से शावेज़ को देखा। उसकी आंखों में आंसू जैसे छुपाने के लिए वो उस वाशरूम में घुस गई। वो बहुत रोई। उसे शावेज़ की आदत हो गई थी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो इससे दूर जाएगा। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और बाहर आकर शावेज़ के साथ पैकिंग करने लगी। आज रात की टिकट्स थी उसकी। शावेज़ बिल्कुल सीरियस था। पता नहीं क्यों आज वो उससे पहले वाला शावेज़ नहीं लग रहा था। उसने सबको बता दिया था कि सब उसको यूँ यूँ अचानक जाने पर हैरान थे। सबने कहा, याद को भी ले जाओ, तो उसने बिज़नेस का कहकर टाल दिया, जो सबको बुरा लगा। याद को भी, वो भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर किस्मत में ना था इसका जाना। एयरपोर्ट पर सब उसे सी ऑफ करने गए थे। वो याद के पास आकर खड़ा हुआ, जिसने बमुश्किल अपने आंसू ज़ब्त किए थे। कल रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था, पर इतना जानता हूँ ठीक नहीं था। सो आई एम रियली सॉरी। अपना ख्याल रखना, तुम भी। हयात ने बस इतना कहा, वो चला गया। बहुत दूर उसका एक एक कदम हयात को मौत के करीब लेकर जा रहा था। जैसे ही वो आंखों से उज्जवल हुआ, सब जाने लगे। फिज़र, सूफिया और हयात एक गाड़ी में आए थे, जबकि अलीज़े और खान दूसरी में। हयात ने बमुश्किल अलीज़े से कहा, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अफ़ान को उनके साथ भेज दो। अलीज़े ने जाकर अफ़ान को कहा। उसे हयात की हालत कुछ ठीक नहीं लगी थी। जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, झूठ है अलीज़े, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारा भाई बहुत ज़ालिम है, हयात कह रही थी। अलीज़े मोबाइल में लगी अफ़ान को मैसेज कर रही थी कि हयात चलाई, यहाँ मैं मर रही हूँ, तुम फ़ोन में लगी हुई हो। तुम सब एक जैसे हो। वो तुम्हारा भाई, जो खुद को मोहब्बत का दावेदार समझता है, कैसे छोड़ दिया मुझे इस वक़्त, जब मैं उससे नफ़रत करती थी। तब तो जान नहीं छोड़ रहा था, और पर आज जब मैं भी मोहब्बत करने लगी हूँ, तो छोड़ दिया मुझे। बेवफ़ा, बदतमीज़, जाहिल इंसान, बेमरवत, ज़ालिम, झूठा, दगाबाज़, ड्रामेबाज़, ज़हर लगता है मुझे। वो पता नहीं क्या-क्या कह रही थी, और अलीज़े हैरान से उसे कब मोहब्बत हुई, और और हुई भी तो कैसे? वो तो नफ़रत करती थी भाई से। वो उसे बोलता छोड़कर गाड़ी चला रही थी। हयात मुसलसल गालियाँ दे रही थी, रो रही थी, और लीज़ा उसे चुप करवा कर थक गई थी। हयात, बस ना, चुप कर जाओ। हाँ, मुझे कह रही हो कि इतना आसान है ना? फ़ान तो तुम्हें एक दिन के लिए अकेला नहीं छोड़ता। और अपने भाई को देखो। अब की बार अलीज़ा ने उसकी बात पर कहका लगाया, जिस पर हयात और ज़ोर से रोने लगी। घर आकर वो उसे अपने कमरे में बेड पर लेटाकर चली गई। वो सारी रात शावेज़ की तस्वीर देखकर रो रही थी। उसे अपने आप पर तरस आ रहा था, और इस दुश्मन जान पर शदीद गुस्सा। कैसे उस अकेला छोड़ दिया था इस तरह रोते हुए। कई घंटे गुजरे, फिर दिन, फिर रातें, फिर महीने, और फिर साल, 2 साल हो गए उसे गए हुए। ना कॉल, ना मैसेज, कुछ नहीं। और रात ही फिजर की आग में जल रही थी कि कई बार फिजर साहब ने उसे कहा था कि आ जाएगा, पर वो काम का बहाना करके टाल देता। फिर सुफिया बेगम ने कहा कि, फिर दादा जान ने, ख्वास सब ने कहा, पर वो ना आया। और रात तो वो तो समझो जिंदा लाश बन गई थी। ना खाती ना पीती, सारा दिन शावेज़ की तस्वीर देखती। फिर फिज़र साहब ने फैसला किया कि हयात को लंदन ले जाएं, क्योंकि हयात की हालत कभी किसी से छुपी ना थी। वो मर रही थी, पर उस पत्थर दिल को फ़िक्र ना थी। आज उन तीनों ने जाना था लंदन, पर हयात ने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर सब हैरान और परेशान थे कि क्या करें। फिर दादा जान ने कहा, हयात जैसा चाहे वैसा करो, और वो दोनों लंदन के लिए रवाना हो गए। हयात को बाबा जान ने डांटा भी कि हर वक्त ज़िद नहीं करनी होती, पर वो ना मानी और अपने घर में अकेले रुक गई, जिस पर बाबा नाराज़ भी हुए। पर उसे किसी की
परवाह ना थी खुद की भी नहीं, वो तो बस अपनी मोहब्बत में तड़प रही थी, हिजर के लम्हे गुजार रही थी। ये सज़ा उसके महबूब ने उसे दी थी, फिर क्यों वो भाग जाती? इस बार उससे मोहब्बत हुई थी तो फिर क्यों ना मोहब्बत के नाम पर लोग लहान होती। आज मामा उससे मिलने आई थी, याद को देखकर वो रोने लगी। बेटा क्यों सज़ा दे रही हो खुद को? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया मामा? अजीब खोया खोया अंदाज था। तुम उसकी मोहब्बत में रब की मोहब्बत भूल गई हो बेटा, और अब अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक करने नहीं देता है। या बंदा मोड़ लेता है या दिल मोड़ देता है, तोड़ देता है। तुम इस रब से इश्क करो, फिर देखो कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रब की मोहब्बत, उसने ज़ेरे लब कहा। रब की मोहब्बत क्या होती है मामा? बेटा रब की मोहब्बत नमाज, तलावत, रोज़ा, ज़कात है। उसे याद करो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। वो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है। वो तुम्हारी हर जायज़ दुआ पर कौन कहेगा, वो दुआ पूरी हो जाएगी। मामा उसे नसीहत करके चली गई और वो उसे एक नई राह मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता वो नमाज की पाबंद होने लगी। उसने तिलावत शुरू कर दी, उससे कुरान पाक में सुकून आने लगा और रोज़े रखने लगी, ज़कात देने लगी। पर उसके दिल से शावेज़ की मोहब्बत कम ना हुई। वो सारा दिन तिलावत करती, उसे सुकून मिल जाता, पर जैसे उसे शावेज़ की याद आती, वो जाए नमाज पर बैठ कर रोने लगती और इस दिखमन जान को मांगती। या अल्लाह मैं मर जाऊँगी, मैं किसी नामहरम को तो नहीं मांग रही। या अल्लाह वो तो मेरा मजाजी खुदा है। या अल्लाह मुझे इससे मिला दे। और रोते हुए दुआएं मांगती मुसल्ले पर सो जाती। इससे सब खुश थे। वो दिन में मुतमईन और सबसे मुस्कुरा कर बात करती, पर रात में शवेज़ की याद उसे मार देती। कुछ दिनों से फूफो जान की कॉल नहीं आई। उसे तशवीश होने लगी, क्योंकि एक वही थी जो उसे शवेज़ के बारे में बताती। शाम के वक़्त वो लॉन में बैठी चाय पी रही थी कि फूफो जान की कॉल आई। उसने खुशी से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ फूफो रो रही थी, उसके दिल को होल हो रहा था, हो उठा। या अल्लाह खैर क्या हुआ? फूफो जान सब खैरियत तो है ना? अंकल कैसे हैं? क्या वो इस नाम पर आकर रुकी और उसे लगा वो मर जाएगी। बेटा शावेज़ ठीक नहीं, वो मर रहा है, आ जाओ उसके पास, वो नहीं रह सकता हमारे बगैर। मैं उसे इस तरह तड़पता नहीं देख सकती। उसने सबको मना दिया था, किया है कि तुम्हें बताने से, पर वो एक एक दिन कैसे गुजारा है हम ही जानते हैं। बेटा आ जाओ, उसके लिए अ, उसके लिए मैं तुमसे अपने बेटे के लिए भीख मांगती हूँ, आ जाओ। फूफो ये आप क्या कह रही हैं? मैं आ रही हूँ रात के फ़्लाइट से, पर आप उसे ना बताइए, हयात ने रोते हुए कहा। और कॉल कर दी। उसने भाई को कॉल करके टिकट का इंतज़ाम करने को कहा, और क्योंकि कुछ काम के सिलसिले में लीजियो खान भी आउट ऑफ कंट्री थे। रात तक सब पैकिंग करके वो बाया कहने लगी। हाँ जी। हयात ने शवेज़ की बात मान ली और नकाब करने लगी थी। सब उसे सी ऑफ करने आए थे और लंदन के लिए एक बार फिर रवाना हो चुकी थी ज़िंदगी, और क्या इम्तिहान लेने वाली थी उससे इन सब से अनजान। वो अपने शोर के पास जा रही थी, अपनी मोहब्बत के पास, अपने दुश्मन जान के पास। याद सारे रास्ते रो रही थी, उसे शवेज़ की बातें आ रही थी। याद मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, टूट कर चाहा है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगा है तुम्हें, पर आज भी मेरी झोली खाली है। तुम्हारी मोहब्बत नहीं है मेरे नसीब में। कितना दर्द था उसके लहजे में। याद के आंसू में और शिद्दत आ गई। क्यों जुल्म किया उस पर? क्यों? आखिर क्या गुनाह किया है मैंने? क्यों मुझे ये अजियत मिलती है? मुझे लगता है अफ़ान ने गलत किया तुम्हारे साथ। अब तुम वैसा नहीं करोगी, पर तुमने तो उससे भी बुरा कर रही हो मेरे साथ। याद की हिचकियाँ बन गई। आई प्रॉमिस शाह, मैं आपको तकलीफ़ नहीं दूँगी, बस इस पर माफ़ कर दें। याद की तकलीफ़ बढ़ रही थी। याद फिर क्यों तुम मेरी मोहब्बत को जुटला रही हो? खुदा न खास्ता ऐसा ना करो, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। हर दिन तुमसे हार कर याद मैं मर जाऊँगा। याद ना करो, ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा शवेज़। याद के दिल को कुछ हुआ। उसकी बातें सिर्फ याद नहीं थी, एक जहरीले सांप की तरह उसे डस रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो हम जुदा हो रहे हैं, कभी ना मिलने के लिए। याद प्लीज़ मुझसे मोहब्बत मत करो। मैं नहीं कहता कि मोहब्बत करो, पर नफ़रत भी तो ना करो प्लीज़। कितनी अज़ियत कितनी अज़ियत आजिज़ी थी उसके लहजे में। क्यों याद क्यों दी तो उसे तो इतनी तकलीफ़ है? याद का जवाब दे दिया, और उसकी हिचकियों में और शिद्दत आ गई। साथ बैठे लोगों से बेखबर वो अपना गम मना रही थी। अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, मैंने अपने शोहर के हुकूक पूरे नहीं किए, मैं फिर ये गलती नहीं करूँगी। मेरे इस बार उसे कुछ मत होने देना।
वो सारे रास्ते रोते हुए आई थी और यही दुआ मांग रही थी कि लंदन पहुंचूं। तो एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसे मना किया था फूफा और अंकल को आने से, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को भेज दिया था। घर पहुंची तो हैरान रह गई। ये वही घर था। एक बार तो एलिज़े बाहर वॉक पर गई थी कि एलिज़े ने इस घर को देखकर कहा था, काश ये हमारा घर होता। एलिज़े उसने गुस्से से सोचा, और ये आलीशान बेंगलो था जो बिल्कुल नई तर्ज का से बना गया था। अंदर आकर फूफा और अंकल से मिली। कैसे है अंकल? ठीक हूँ बेटा। वहाँ सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? फूफा को तशवीश हुई अयात का चेहरा देखकर, जो बिल्कुल जर्द हो चुका था। नहीं फूफा, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा, आप फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता तैयार करवाती हूँ। फूफा जान, वो अयात हिचकिचाई, मैं पहले शावेज से मिल लूँ। हाँ हाँ बेटे जाओ। और वो अपने रूम में ही होता है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए ऑफिस भी नहीं गया। अच्छा, इसका रूम ऊपर जाकर लेफ़्ट साइड पर जो चौथा कमरा है उसका। फूफो ने उसका पर जोर लगाकर कहा, जिस पर याद का हल्का सा मुस्कुराई। ऊपर बहुत से रूम थे, पर उसे आसानी से मिल गया था। अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ धुआं था। याद को हैरत का झटका लगा, क्योंकि वो कभी स्मोकिंग नहीं करता था। धुआं में बिल्कुल उसे मुश्किल बेड दिखाई दिया, जिस पर वो आरा पीछा लेटा हुआ था। याद उसके पास बेड पर बैठ गई। कितना कमज़ोर हो चुका था, चेहरा मुरझा गया था। वो इसके चेहरे को छूकर महसूस कर रही थी। इतने बरसों बाद याद के अंदर सुकून रहा था। चेहरे की चमक कहीं नहीं थी। याद सोचती थी कि उस हिजर के अजाब में से वो ही जल रही है। यहाँ तो वो भी इसी तरह था, पर याद के लिए ये इम्तिहान था, अल्लाह की तरफ से, और जावेद के लिए सज़ा। कहीं सुना था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि हमें क्या पता चले, कैसे पता चलेगा कि हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है या इम्तिहान। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो तकलीफ़ आपको अल्लाह के नज़दीक कर दे तो इम्तिहान, और अगर अल्लाह से दूर कर दे तो सज़ा। इसी तरह शावेज़ के लिए भी सज़ा थी और अयात के लिए इम्तिहान। शावेज़ ने कोई गुनाह नहीं किया था की सज़ा इतनी सख्त मिले, पर शायद ये उसके वालिदैन की सज़ा थी जो औलाद को मिलती है, या फिर कुछ और, बेशक अल्लाह जानता है। हयात इन्हीं सोचों में थी कि उसके चेहरे को छू रही थी कि शावेज़ जाग गया। पहले तो वो ख़ाफ़ समझा, मुस्कुराने लगा और हयात का हाथ पकड़ लिया था। उसे लगा कि वो अब गायब हो जाएगी, पर जब हयात ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा तो वो होश में आया और उठकर बैठ गया। वो उसकी सुर्ख़ आँखों में देखने लगा, जो ज़ब्त से सुर्ख़ थी। कब आई तुम? क्या हालत बना रखी है तुमने? उल्टा उसी से सवाल किया गया। वो धीरे से मुस्कुराया। कैसी हो? ज़िंदा हूँ। नाराज़ हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। इंसान बहुत खुश होता है ना जब उसे तकलीफ़ होती है। मैं भी बहुत खुश थी। शावेज़ उसे ही देख रहा था और वो अपने आंसू रोकने की कोशिश में हरकान हो रही थी। स्मोकिंग कब शुरू की? इतनी देर क्यों कर दी आने में? फिर फिर से सवाल नज़रअंदाज कर दिया गया था। आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी इसलिए। फिर आप क्यों आए हो? मेरे मरने के बाद आ जाती। याद ने तड़प कर शावेज़ की तरफ देखा और एक और कई आंसू सबके बावजूद गालों पर बह गए। शावेज़ ने उसे गले से लगाया और बीच लिया। आयात के आंसू में शिद्दत आ गई। वो कितना तड़पी थी उसके लिए। आज वो इतना रोना चाहती थी कि सब तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। यह क्यों नहीं आई जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? क्यों नहीं थी? तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया था। जब मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, मुझे छोड़ दिया था। कितना तकलीफ़ सहा है मैंने तुम्हारे बाद। तुम तो गए मुझे अज़ीज़ों में छोड़कर। मैं खुद भी तो तकलीफ़ में था। दोनों रो रहे थे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। गलती दोनों की थी। हाँ हाँ थे। अब आप तकलीफ़ में, पर आपको आपकी अना गरूर ज़रूरी थे। मैं नहीं। याद हिचकियाँ ले रही थी और रो रही थी। माफ़ कर दो ना मुझे। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो। ऐसे दिलाते हैं एहसास। याद ने शायरी को गुस्से से कहा, मेरी जान, मुझे पता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पर इज़हार भी तो ज़रूरी था, जो तुम नहीं कर रही थी। अब मुझे ये तरीका सही लगा, मैंने किया, पर तुमने ज़िद किया और गरूर भी। तब मामा बाबा के साथ ना आई। मुझे लगा तुम आ जाओगी। फिर उसके बाद मुझे लगा शायद गलतफ़हमी थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। और याद तुम नहीं जानती ये वक़्त मैंने कैसे गुज़ारा है। आखिर में शावेज़ की आवाज़ में तकलीफ़ थी, जो जो हयात ने साफ महसूस की। शाह, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊँगी। शावेज़ खिज़र, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। याद उससे आगे भी क्या उस कहने वाली थी कि शावेज़ के चेहरे पर तकलीफ़ नमूदार हुई। शाह, तुम ठीक हो? शाह, क्या हुआ है तुम्हें?
शावेज़ की आंखें बंद होने लगी और मुंह से खून बहने लगा। आखिर में भी उसने हयात का हाथ पकड़ा था और मुस्कुरा रहा था। हयात के हाथ पाँव फूल गए, रोने लगी। भागकर बाहर आई, अंकल को बुलाया, उनकी मदद से शावेज़ को हॉस्पिटल लेकर गई। शावेज़ को आईसीयू में दाखिल करवाया। डॉक्टर उसकी हालत सीरियस बता रहे थे। पुप्पो अलग रो रही थी। जिन्हें हयात ने वह मुश्किल संभाला था। अंकल भी ठीक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानते थे। शावेज़ का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर ख़राब हो चुका है, ज़्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से। वो पहले भी यहाँ आ चुका था। उसे जो मेडिसिन दी गई थी वो इस्तेमाल नहीं करता, इसकी वजह से उसकी हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टर कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। या तो वो सारा सारा दिन जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी। अलीज़े और फ़ान भी आ चुके थे। 3 दिन हो गए थे, अभी तक डॉक्टर ने सही जवाब नहीं दिया था। सब टेंशन में थे, तकलीफ़ में थे, लेकिन हयात की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा थी, जिसका एहसास सबको था। या अल्लाह, मैं कभी उसे नाराज़ नहीं करूँगी। या अल्लाह, उसे ज़िंदगी दे। या अल्लाह, मैं तेरी नाफरमान बंदी हूँ, मुझे पता है। या अल्लाह, मुझे मेरे शौहर की ज़िंदगी दे दे। या अल्लाह, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। या अल्लाह, मेरी उम्र भी उसे दे दे। या अल्लाह, वो रो रही थी। आखिर में उसकी हिचकियाँ बन गई थी। अयात डॉक्टर्स लीज़े की आवाज़ पर अयात भागकर डॉक्टर्स के पास गई, जो टीचर साहब से बात कर रहे थे। दे आर फाइन नाउ, बट काइंडली डू मेडिसिन ऑन टाइम और थैंक्स यू सो मच डॉक्टर, अंकल ने खुशी से कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अयात को लगा उसे ज़िंदगी मिल गई है। अल्लाह ने उसकी सुन ली। शावेज़ को वार्ड में शिफ्ट करा दिया था। सब उससे मिलने गए थे। याद शुक्राने के नफ़र अदा करने चली गई। वापस आई तो सब बैठे शायरी से बातें कर रहे थे। याद ने कितने लम्हे गुजार दिए थे शावेज़ को देखने में। क्या लीज़े ने आकर उसके कान में सरगोशी की। आपका ही है, हम नहीं लेके जा रहे, नज़र ना लगाए। हयात ने घूर कर लीज़े को देखा तो लीज़े खिलखिलाई। मामा पापा घर चले गए थे। लीज़े और फ़ान डॉक्टर से डिस्चार्ज होने का पूछने चले गए थे। हयात आकर शावेज़ के बगल में बैठ गई और उसका हाथ थाम कर होंठ से लगाया। तुमने मुझे डरा दिया था यार, यार कहीं नहीं जाने वाला, मैं जाने भी नहीं दूँगी, मैं जाऊँगा भी नहीं। तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखते थे, तुम्हारा काम में क्यों करता भला। खुद करो ना अपना काम। हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं रखूँगी ख्याल अपनी जान का। याद ने मोहब्बत पाश नज़रों से शावेज़ को देखा। जान। शावेज़ ने इर्द गिर्द देखा। मुझे कह रही हो जान? मुझे लगा मैं तो बेवफा, बेमुरब्बत, बदतमीज़, दगाबाज, जालिम, झूठा, ड्रामेबाज, जाहिल इंसान हूँ। तुम्हें तो मैं ज़ाहिर लगता हूँ ना। हयात ने नासमझी से शावेज़ को देखा और जब समझ आई तो गुस्सा होकर बोली, चीखी, अलीज़े। शावेज़ का कहका बुलंद हुआ। दरवाजे से अंदर आती अलीज़ा की शामत भी उसी के साथ अंदर आई। वक़्त गुज़रता गया। रहीम साहब और उनकी बेगम ने दादा जान से भी माफ़ी मांग ली। हमीद साहब ने भी अफ़ान भी सुधर गया, शादी करके घर बसा लिया था। पर उसे आज भी अफसोस था। अलीज़े और अफ़ान के घर एक परी पैदा हुई थी, बहुत प्यारी थी। हयात और शावेज़ के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, हव्वा और शावेज़। हव्वा बिल्कुल हयात की तरह थी और शावेज़ बाप पर गया था। और दादा जान अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सबको उनकी कमी महसूस होती थी, पर वक़्त के साथ साथ यादें पुरानी हो जाती हैं और लोग भी। तेरा मेरा मिलन मोहब्बत दरिया, तुझी से होती है ये दास्तां मेरी। तुझी ही पर है आबाद मेरा मोहब्बत दरिया। तू ही मेरा मोहब्बत दरिया, साथ दरिया। चलो मैं तेरे साथ साथ, ना छोड़ूँ मैं तेरा साथ साथ, रहे सदा ये इश्क सदा साथ साथ साथ। तू ही मेरा मोहब्बत दरिया, साथ दरिया। तू ही मंज़िल मेरी, तू ही राह मेरी, तू ही हासिल मेरी, तू ही मोहब्बत दरिया, सब दरिया। बहुत ही अच्छा नावल था, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया तो होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।